रिकॉर्ड तेजी पर कल लगा था छोटा सा ब्रेक, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या आज हम फिर रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए तैयार है। गिफ्ट निफ्टी से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, पर इस तेजी में कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपकी फोकस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी मार्केट में रणनीति, ये सब समझेंगे हमारे शो खरा सौदा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है अजय शर्मा और साथ ही डिम्पी कालरा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से बड़े संकेत फिलहाल बाजार दे रहा है और क्या कुछ पहले मोमेंटम हम आते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहां पे फिलहाल अच्छे संकेत है, जहां पे नास्डैक फ्यूचर्स करीब 230 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। वहीं गिफ्ट निफ्टी 22,130 के पास है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे नजर जरूर रहेगी, जहां पे प्रताप स्नैक्स में आईटीसी खरीद सकती है हिस्सेदारी, 47% हिस्सा वो खरीद सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर, इससे जुड़ा पूरा विश्लेषण हम थोड़ी ही देर में करेंगे। इसी के साथ यूरेका फोर्ब्स पे भी नजर रहेगी। एक बड़ी ब्लॉक डील की तैयारी है, जहां पे प्रमोटर्स 12% हिस्सा बेच सकते हैं। वहीं ग्रासिम के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि पानीपत के प्लांट का उद्घाटन आज होगा, जहां इस इवेंट में मिस्टर कुमार मंगलम बिरला खुद पार्ट लेंगे और साथ ही इससे जुड़े पूरे अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेत समझ लेते हैं। अजय, देखिए कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बोला रिकॉर्ड स्तर तो दिख रहा है, पर वो खुशी नहीं आ रही है। वो खुशी शायद सेकंड हाफ में थोड़ी सी कम जरूर हो गई, पर सबसे पहले क्या आज ग्लोबल बाजार खुश कर रहे हैं? देखिए ये जी हाँ, हम इंडियन मार्केट पे आते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि जो रैली इस समय बाजार में दिख रही है वो बहुत नैरो रैली है, यानी चुनिंदा 2-3 स्टॉक्स लेके जा रहे हैं। और जब भी रैली नैरो होती है, देखिए खुशियां जब तक आप बांटेंगे नहीं और चौतरफा रैली खुशी नहीं होगी ना, वो ज़्यादा लास्ट नहीं करती है। वही हुआ बाजार में भी। 2 दिन से आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप एंड डेज लो में बंद हो रहा है। लेकिन मैं आता हूं इस वाले पॉइंट पे, बट ग्लोबल पॉइंट मार्केट में कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। पूरी दुनिया में गम का माहौल नहीं है, सिर्फ यूएस मार्केट में थोड़ा गम का माहौल है। और वो भी इसलिए कि कल कमेंट्री फेड मिनट्स की भी यही दिखा रही है कि इमीडिएट रेट कट्स नहीं होंगे। लगभग हर बोर्ड मेंबर फेड की तरफ से कोई बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट आके यही बोलता है कि अभी इमीडिएट रेट कट्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा। तो इस बात को लेके बार बार जो है यूएस मार्केट थोड़ा सा मायूस हो जाता है। लेकिन जापान देखा आपने, जापान 3 दशक के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ढेर सारा ग्लोबल पैसा जापानीज मार्केट में जा रहा है। तो पूरी दुनिया के मार्केट का हाल एक जैसा नहीं है। पहली बात तो यूएस मार्केट में ये मिनट्स बता रहे हैं बार बार, और फेड के मेंबर्स बार बार ये बोल रहे हैं कि इमीडिएट रेट कट की ज़रूरत नहीं है। पहले उम्मीदें आई थी कि मार्च में रेट कट आएगा, फिर वो कट का डिले हो गया, अप्रैल में जून तक आने लगी बात, अब जुलाई की बात आ रही है। बट धीरे धीरे बाजार ये बात समझ रहा है कि कब रेट कट होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पीक रेट्स हो चुके हैं। तो जो आंसर है इसका, उसके अंदेशा ज़्यादा है कि पीक रेट्स मतलब हाईएस्ट रेट्स पॉसिबल वो हमारे पीछे हैं। चाहे रेट कट 1 महीने के बाद आए या 2 महीने के बाद आए या 3 महीने के बाद आए, रेट कट का डायरेक्शन सही है, स्पीड भले अभी डिसाइड करना मुश्किल है। इसलिए बाजार बहुत ज़्यादा गिरता नहीं। और हमें भी यूएस मार्केट से सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि पीक ऑफ रेट्स यूएस के इज़ बिहाइंड अस। अब हमें यहाँ से कितना कब आता है रेट कट, इस पर ध्यान लगाना है। बट बाकी अगर आप बाजार देखें दुनिया भर में, तो जापान में देखिए एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, यूरोप की तरफ लोग देख रहे हैं, वैल्यूएशन चीप हो गए हैं। तो इतना ही देखने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा क्यूज़ इंडियन मार्केट इस समय ग्लोबल मार्केट से नहीं ड्रॉ कर रहे, अनलेस रैली कोई 500-700 पॉइंट की वो यूएस मार्केट में गिरावट दिखे जिसका यहाँ भी सेंटिमेंट पर असर हो, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कल भी बॉन्ड यील्ड नीचे आई है यूएस की, और डॉलर इंडेक्स नीचे आया, इसलिए सब चंगा है वहाँ पे, सब चंगा सी। हमारे डिम्पी जी ये इसको शायद इस तरह से इसका जिस निकालें, क्यों डिम्पी? हाँ, ऐसे बोला जा सकता है, सब चंगा सी। और कुछ डाटा मार्केट का भी ऐसे ही कह रहा है जैसे भी आप बता रहे हैं अजय। सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सब चंगा हैगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं। देखिए कल जो है, हाँ अब हम आते हैं आज के बाजार पे। क्या हुआ कि कल परसों ही हो गया था एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी को सहारा दिए बैठे थे। बाकी बाजार में थोड़ा सा
एक पैसा उठा के साइड में रखने का माहौल सा बन रहा था परसों ही, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि देखिए साहब, ये नैरो रैली बहुत अच्छी नहीं होती है। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन चला गया है सिर्फ लार्ज कैप पे, और लार्ज कैप में चुनिंदा स्टॉक्स। अब आप कल का इंटरडे देखिए निफ्टी, कल का इंटरडे बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप, परसों भी स्मॉल कैप मिड कैप डेज लो पे बंद हुए थे, कल भी सेकेंड हाफ के बाद सट से एकदम निपट गया, समझ लीजिए आप, डेज लो पे आए। लेके आइए आप इंटरडे। डायरेक्टर साहब मैंने चाय नहीं पी के आए आज, ये देखिए सेकेंड हाफ में सट से नीचे एकदम डेज लो पे। बैंक निफ्टी भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसका मतलब है कि बाजार में थोड़ा हल्का रही है, थोड़ा साइडवेज रही है, डायरेक्शन की कमी आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपके पास एक्शन करने का ट्रिगर है, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम डेटा दिखा रहा है, कोई खबर है, तो ही काम करिए। थोड़ा सा साइड में है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जोर से बाजार गिर सकता है। जब तक 22,100 22,200 का जोन बहुत डिसाइसिवली ऊपर की तरफ है या फिर नीचे छोड़ दे बात ना हो जाता है, तब तक कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी लेके आइए 500-600 46,500 46,600 वो जो जोन है ना, उसको जब तक छोड़ता नहीं है। अभी देखिए 47,000 के भी ऊपर है, 300-400 पॉइंट का अभी भी नीचे जगह है, जा सकता है। उस डिप को आपको खरीदना है, इसलिए शांत रहिए, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा साइड में बैठ जाइए। डिम्पी, मैं आपके पास आता हूं ये बात लेके। बाजार में बात करिए आप फंड मैनेजर से, जैसा कि मैं करता हूं डेली। अभी भी इतनी मंदी का माहौल है, इतनी मंदी सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बाजार ऑब्लाइज करेगा? कल का डेटा बताइए, क्या भयंकर शॉर्टिंग हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, या सिर्फ अनवाइंडिंग हुई है? जरा देख के बताइए। देखिए, मैं ना आपके पॉइंट्स को थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ। मैं उसको डाटा ड्रिवन कर देता हूँ, जो आपने भी बात बोली है, बस और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मोटा मोटी बात आपने बोल दी। अब मैं आपको डाटा के हिसाब से बताता हूँ क्या क्या हुआ। देखिए, कल अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ और एक और प्रॉब्लम भी हुई है कल, वो है प्रीमियम से आप डिस्काउंट पे आ गए हो। इससे पहले आप प्रीमियम चल रहे थे, अभी तक आपका सीरीज का प्रीमियम था, लेकिन कल अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ये अनवाइंडिंग के प्रेशर को ऐसा 22,200 पे आके क्यों होता है? ये 22,200 आप एक महीने में 4 बार हाई बनाया आपने, लेकिन 22,200 को पार क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? प्रॉब्लम कहां है 22,200 में? आप तो ऑल टाइम हाई पे 400 तो फेल हो जाता है, सिर्फ फिबोनाची बता सकता आप और कितना ऊपर जाओगे, और तो कोई बता ही भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम्स आती है ऑप्शंस राइटर्स की तरफ से। ऑप्शंस के राइटिंग काफी हुई है और इनसे इंस्टीट्यूशनल भी इन्वॉल्व है। तो आप ये सोचिए, और ये आपका ना चौथी बार का रिजेक्शन है 22,200 का। इसलिए ये बात तो तय होगी कि 22,200 जब भी आप पार करेंगे, आप बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाएंगे, या अगर नहीं पार करेंगे तो फिर एक गिरावट का दौर भी आएगा। एक गिरावट क्या बहुत ज्यादा होगी, उसका जवाब भी ना है, वो भी डाटा में ही छुपा है। मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं बोलता, मैं सिर्फ डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखता हूं। अब एक क्यों ना है मैं ये बताता हूं। कल देखिए, जब अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ, करीब 1.5% का ओपन इंटरेस्ट घटा। कहने का मेरे मतलब यह है कि कुल मिला के मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2-2.25 लाख का, उतने ही रेंज का है। ये नॉर्मल हो गया, ये एबनॉर्मल नहीं है। ये पहले एबनॉर्मल था, तो मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करा के उसको नॉर्मल कर दिया। तो इसलिए मार्केट के अंदर मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी मार्केट के अंदर आने जा रही है। आप 29 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी पे हैं, आज करीब 22 तारीख है। आपके पास 21,800 का एक सपोर्ट एरिया है और ऊपर जाके 22,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके बीच में 600 पॉइंट बनते हैं। इस 600 पॉइंट में बाजार थोड़ा ऊपर नीचे अपने आप को करेगा। 22,200 पे पार होने पर फिर डाटा जब चर्न होगा तब की तब देखेंगे, और 21,800 पे डाटा जब टूटेगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल आपने मन में अपने दिमाग में रख लीजिए कि 21,800 से लेके 22,200 तक की रेंज है। मार्केट का टिल्टेड किस तरफ है, मैं बोलूंगा टिल्टेड थोड़ा बुलिश है और थोड़ा ठीक है। अब नए वालों को क्या करना है और पुराने वालों को क्या करना है, थोड़ा ये भी क्लियर कर देता हूं। नए वालों को थोड़ा वेट करना चाहिए, कोशिश करें वो 21,900 के आसपास आए। आप बोलेंगे सर गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर चल रहा है, क्यों नहीं ले? सर आप ले लो, फिर किसने मना किया आपको लेने के लिए? आप ले लो, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड फिर 1:1 का है ना। 22,200 पे रुक जाओगे, फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा, गैप का फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो आप पहले थोड़ा शांति रखो, 21,900 के लेवल के साथ बैठे रहो। 21,900 पे आके पकड़ोगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 21,800 का स्टॉप लॉस लगेगा और इसके बाद 22,200 तक का टारगेट है। आपके पास 300 पॉइंट कमाने के लिए होंगे, 100 पॉइंट गंवाने के लिए होंगे। इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो फिर आप 22,000 के जितना पास जाके शॉर्ट कर सकते हो, 22,200 के उतना करो। एग्जाम्पल के लिए 22,150 के आसपास शॉर्ट करोगे तो 22,200 का स्टॉप लॉस लगाओ और 21,800 का आप भी टारगेट लगाओ, क्योंकि ये तो सीरीज का स्टॉप लॉस है, सीरीज के टारगेट्स हैं। तो इसलिए ये मोटा मोटी आपको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये निफ्टी का डाटा, अगर आप कहेंगे तो मैं बैंक निफ्टी बता सकता हूँ।
बैंक ओके, निफ्टी। तो ये सारे लेवल्स कौन से स्तरों पे बाइंग आ सकती है और कौन से लेवल्स पे आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं? पर डिम्पी, ये तो हो गई निफ्टी की बात, पर बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ है कि उसके अंदर प्राइस में आपकी कम करेक्शन हुई है। एचडीएफसी और एक दो, जैसे अजय आपको बता रहे थे कि एक दो बैंकों ने मार्केट को टिका रखा था। ये एक्चुअली में ना, बैंक निफ्टी को ना अब आप सिर्फ बैंक निफ्टी से मत देखा करो, बैंक निफ्टी प्लस एचडीएफसी देखा करो, क्योंकि जब तक एचडीएफसी ऊपर नीचे करता रहेगा, बैंक निफ्टी कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं होगा, या कुछ भी तोड़ ले कुछ भी नहीं होगा। तो ये वेटेज का गेम है, और मैं थोड़ा एक्सचेंजेस से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये वेटेज वगैरह को थोड़ा ठीक करो। ये बहुत ही खराब चीज़ है, बार बार क्या आपको एचडीएफसी झांक के देखना पड़ता है उसमें क्या हो रहा है, ठीक। बट फिर भी आप इसको देखेंगे तो आपके लिए मैं एक पॉइंट बताया, तो कल 47,000 के ऊपर बार बार इसका भी रिजेक्शन आता है, 47,200 300 पे, और इसके अंदर भी प्रीमियम से डिस्काउंट चला गया है। सभी लोगों को ऐसा फील होता है कि हम जो ऊपर खरीद रहे हैं हम सही टॉप पे तो नहीं खरीद रहे, ये फीलिंग आ रही है लोगों के मन में। ऐसा हुआ नहीं है, बट ये फीलिंग आ रही है मन में, इसलिए वहां पे आके प्रीमियम्स डिस्काउंटिंग में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो इच्छा शक्ति का सूचक होता है। अब आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजीशंस है उनको 46,500 का सीरीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिन्होंने नया खरीदना है उनको 46,800 के आसपास आना चाहिए, और उनके पास 300 पॉइंट गंवाने के लिए होंगे, क्योंकि सीरीज का स्टॉप लॉस है 46,500, और आपका टारगेट वापस 47,200 के आसपास बन सकता है। ये डाटा ड्रिवन चीज है, मेरी तरफ से एक भी पॉइंट नहीं है, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लो, मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट और है, हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है, ये माइल्ड अनवाइंडिंग है। एक चीज मैं बैंक निफ्टी में बोल दूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर कम नहीं हुआ है, वो अभी भी 1 के ऊपर है। इसलिए मैं, अगर आज आप मेरे से पूछेंगे आप क्या करोगे, तो मैं आज बैंक निफ्टी को देखूंगा भी नहीं, और मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा। मेरे को जो करना होगा मैं निफ्टी के साथ करूंगा, और वो भी 21,900 के लिए वेट करूंगा। मिलेगा तो लूंगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दूंगा, सिंपल सा है। और उसकी वजह, एक तो पुट कॉल रेशियो मेरा 1 से नीचे है। एक और चीज मैं इसी के साथ ही ऐड कर देता हूं ताकि आपके क्वेश्चंस फिर ज्यादा ना आए। जो एफआईज है उसकी 2% पोजीशंस और बढ़ी है मार्केट के अंदर। ये एफआईज ही है जो आपको 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 3 बार नया हाई लगवा दिया। ये एफआईज ही है मार्केट को जिस समय टिका रहा है, अदरवाइज कन्विक्शन उतनी हाई नहीं है। जो अजय आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस बार हाई लगने की खुशी नहीं है, ये खुशी वही कन्विक्शन होती है। टिपिकली टेक्निकल्स में इसको कन्विक्शन बोल रहे हैं हम। बस यही मेरा पॉइंट है। एक और चीज मैं नोटिस करवा देना चाहता हूं, वो ये है कि 15 शेयर एफ&ओ बैन में है। 15 शेयर, अर्निंग्स तो खत्म हो गई, कोई ट्रिगर आपके पास है नहीं, ढूंढे से भी ट्रिगर नहीं मिल रहा, तो फिर 15 शेयरों का एफ&ओ बैन में क्यों जाना पड़ा? ये मार्केट के एंजाइटी बता रहा है। ये आपको वो चीज बताएगा कि मैं अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, आप 100 पॉइंट तोड़ दो बस, आपको फील आने लगेगा, और मैं अभी चला अभी चला अभी चला वाला होगा। इसी चीज से आपको बाहर निकलना है। मैं फिर से बोलता हूं, भाव और भावनाओं का खेल है। भावनाओं को आप कंट्रोल करो, भाव से एंट्री करो, भाव से एग्जिट करो, आपका पैसा बन जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ हम रुख करते हैं। किरण जानी, आदित्य अरोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही। गुड मॉर्निंग जजमेंट, आपका स्वागत है शो पे। आदित्य अरोरा, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आप? आप तो थोड़ा 2-4 दिन पहले ही मंदी में आना शुरू हो गए थे। ये अनवाइंडिंग का प्रेशर दिख रहा है या तेजी दिख रही है नीचे की साइड पे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए 2-3 दिन पहले बिल्कुल संकेत थे, क्योंकि आप अगर देखिए निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पे करेक्शन ऑलरेडी चालू हो गया था, वो लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रहा था। आपको लार्ज कैप पे भी अच्छा प्रेशर कल देखने को मिला। निफ्टी पीएससी में अच्छा करेक्शन आया, आईटी में अच्छा करेक्शन आया। तो मेरा ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, बाजार एक रेंज में चल रहा है, जैसा डिम्पी जी ने बिल्कुल करेक्टली बताया। 22,200 एक स्टिफ रेजिस्टेंस बाजार की तरह एक्ट कर रहा है, और नीचे के साइड करेक्शन आता है तो 21,800 लेवल है बाय करने का। और मुझे और जिस हिसाब से कल इंटरनेशनल मार्केट में तेजी हुई है, मुझे लगता है कि शायद जो कल एक क्लियर कट बेरिश पिक्चर दिख रहा था, आज वैसा नहीं है। तो आईटी स्पेस एक ऐसी रहेगी जो बाजार को लिफ्ट कर सकती है, और मुझे लगता है कि अब आज का लो अगर ब्रीच नहीं होता है, सस्टेन नहीं होता है, तो प्रोबेबली वापस एक रिबाउंड आएगा। तो हम छोटी रेंज में रिबाउंड और करेक्शन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 22 जब तक ब्रेक नहीं होता तो वापस एक बार बाउंस बैक आ सकता है, और अगर 22 ब्रेक होता है निफ्टी पे, तो मुझे लगता है 21,800 आ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ। किरण जानी, आप क्या मंदी के आइडियाज लेके आए हैं या तेजी के? क्या है आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एक रेंज के अंदर है विद नेगेटिव बायस, लेकिन कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। जब तक नीचे के लेवल्स है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं होते हैं,
सो इंडेक्स के ऊपर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें हम डायरेक्टली, तो सन फार्मा के ऊपर हमारा पॉजिटिव व्यू है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट भी है कि जब भी मार्केट में इस प्रकार की कोई भी गिरावट आती है तब एफएमसीजी है तो जो फार्मा सेक्टर है वो मार्केट को सपोर्ट करता है। तो सन फार्मा हमारा पहला बाई कॉल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 1520 के आसपास, वहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है सन फार्मा के अंदर। सो एक दो दिन के लिए आप बाई कर सकते हो। 1590 तक का हमारा टारगेट रहेगा, 1520 एज अ स्टॉप लॉस हम सन फार्मा में देख रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉल है वो डिक्सन का है। डिक्सन में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं अपर रेंज के आसपास बना हुआ है। एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी 6700 का, उसको उसने क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर में क्लियर कट बुलिश रेंज शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी आप एक पोजिशनल कॉल के हिसाब से बाई कर सकते हो। डिक्सन 6730 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 6850 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 6660 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो डिक्सन एंड सन फार्मा हमारे आज के प्रिफर्ड पिक रहेंगे। आदित्य, आपके ट्रेडिंग आइडियाज? मेरे जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो भी डिफेंसिव स्पेस से ही रहेंगे, क्योंकि बाजार में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है। तो मेरी पहली पिक रहेगी फार्मा पैक से। तो बाय है लुपिन पे, उसे बाय कर सकते हैं 1600 पे। 1450 रहेगा स्टॉप लॉस और 1720 से लेके 1800 रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक टीसीएस है। जिस हिसाब से आईटी में बाउंस बैक देखने को मिला कल, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट बनते दिख रहे हैं। तो टीसीएस को बाय कर सकते हैं 3991.75 में। 3960 रहेगा स्टॉप लॉस और 4042 से लेके 4100 रहेगा टारगेट। एक और बड़ी खबर है, उसकी तरफ हम रुक कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको ब्रोकरेजेस और स्टॉक से न्यूज बताएंगे। वो बड़ी खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइन पे आई है, फ्रंट पेज पे, और वो है आईटीसी का मूड बन रहा है प्रताप स्नैक्स को अक्वायर करने का। प्रताप स्नैक्स फोकस में है। प्रताप स्नैक्स पहली बार फोकस में नहीं है। अभी एक महीने पहले प्रताप स्नैक्स में हल्दीराम के बाय आउट करने की खबर आई थी। उसके आगे भले ही वो शायद ट्रांजैक्शन बढ़ा नहीं, लेकिन ये आई थी कि प्रमोटर स्टेक लेना चाहता है प्राइवेट इक्विटी कंपनी से हल्दीराम प्रताप स्नैक्स में। अब एक महीने के बाद इकोनॉमिक टाइम्स अपने हेडलाइन में ये बता रहे हैं कि साहब आईटीसी भी देख रहा है प्रताप स्नैक्स की तरफ। तो ये जो पूरा स्नैक्स का मार्केट है, स्पेशली लिस्टेड साइड में, इसके ऊपर फोकस आ गया है। प्रताप स्नैक्स आपको पता होगा, 4-5 साल पहले लिस्ट हुई थी कंपनी। उनके ऑपरेशन में थोड़ी गड़बड़ आई, स्टॉक में बहुत भीषण गिरावट आई थी, बहुत लोगों का पैसा लगा प्रताप में, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। लेकिन इधर 1-1.5 साल के अंदर एक और कंपनी स्नैक्स फूड में ऑलरेडी लिस्ट हो गई, उसका नाम है बीकाजी फूड। तो अब लिस्टेड में सिर्फ 2 ही प्योर प्ले हैं, हालांकि ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। हमारे साथ विनी इस समय स्टूडियोज में बैठी हैं और वो बताएंगी हमें कि क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, ये क्या खबर बन रही है, इतनी बायआउट, लोग चखने की स्पेस में इतना बायआउट क्यों करना चाहते हैं, मामला क्या है ये? चखने की स्पीड में, क्योंकि उसकी वैल्यूएशंस देखे ना, तो अगर बीकाजी से कंपेयर करें विद प्रताप स्नैक्स, इट्स वेरी वेरी चीप, बहुत सस्ते पे मिल रहा है। बिकॉज लुक एट द वैल्यूएशंस, अभी बात करते हैं मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर रहे हैं, वो वहां पे कंपेयर कर रहे हैं, तो बीकाजी करंटली है अराउंड 7 times मार्केट कैप टू सेल्स पे, while प्रताप स्नैक्स इज ओनली एट अराउंड 1 to 2 times मार्केट कैप टू सेल्स। गोपाल स्नैक्स, जो अभी उनकी DRHP आई हुई है, उनका प्राइस डिस्कवरी अभी भी बाकी है, पर यू नो लगभग अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू लिस्ट एट अराउंड 3,500 करोड़ to 4,000 मार्केट कैप, वहां के उसके बीच में ही है। तो वो भी प्रताप स्नैक्स से क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो प्रताप स्नैक्स इज एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, यू नो, काफ़ी सारे लोगों को। आईटीसी फूड्स जो बात करें, वहाँ पे भी उनको सेगमेंट पे फोकस करना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होगा, क्योंकि काफ़ी चीप वैल्यूएशन है। ये इंडियन स्नैक मार्केट की बात करें तो लास्ट साल से 2022 और 2023 को ही जस्ट कंपेयर करें, वहाँ पे ही ये मार्केट डबल हो चुकी है। तो फास्ट ग्रोइंग मार्केट भी है, काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, और इसीलिए काफ़ी बड़े बड़े नेम्स यहाँ पे आ रहे हैं टू अक्वायर प्रताप स्नैक्स। वैल्यूएशंस क्वाइट अट्रैक्टिव है अभी, और इसीलिए यू नो चकने की स्पीड पे सब लोग इसको देख रहे हैं टू बाय आउट प्रताप स्नैक्स। एंड ये पीक 15 का जो स्टेक सेल है वहाँ पे है, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। एक बार वैल्यूएशन की प्लेट हम लेके आते हैं, जो आप बता रही हैं कि ये कितना सस्ता है कंपेयर टू लिस्टेड। अभी जो दूसरी बीकाजी का जो लिस्टेड है वो
5 to 6 टाइम्स सेल्स पे है। ये कितना बताया आपने प्रताप ट्रेड कर रहा है? 1.7 1.7 times, तो यानी उसका आधा वैल्यूएशन पे से में ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता है और अब बड़े प्लेयर्स इसकी तरफ देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या एक्शन हो सकता है ये हम आगे लेके चलते हैं। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। आदित्य अरोरा, प्रताप स्नैक्स के चार्ट्स क्या कहते हैं? प्रताप स्नैक्स के चार्ट्स यही कह रहे हैं कि चखने के प्राइस और ऊपर जाने वाले हैं एंड द चार्ट्स आर एब्सोल्युटली बुलिश। तो इस लेवल पे खरीदा जा सकता है 1176 पे। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 990 का, और इसमें टारगेट आ रहे हैं 1300 से 1390। ये एक बड़ी M&A की खबर है आज सुबह की, ये जो डिस्कस करना जरूरत था। लेकिन और खबरों के लिए हमारे साथ रेगुलर 8-9 खबर की लिस्ट लेके आ गए शरद जी, जो छानते रहते हैं सुबह के अखबार, एक्सचेंज फाइलिंग और स्टॉक्स एंड न्यूज के पूरी लिस्ट लेके आए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। हमने तो बात कर ली चखने की, लेकिन चखने के साथ वाइन भी आता है, तो उस पर भी इंपॉर्टेंट खबर है आज। पहले शुगर से स्टार्ट करते हैं। तो शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ये अनाउंसमेंट आई है कि जो FRP है, जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होती है, उसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 340 रुपये प्रति क्विंटल अगले सीजन में रहेगा। लास्ट ईयर भी जो है 10 रुपये प्रति जो क्विंटल है यहाँ पे इंक्रीज देखने मिली थी, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है सेंटिमेंटली ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट लेवल के जो है MSPs के भी डिसीजंस आते हैं और ये इलेक्शंस के पहले ही अनाउंसमेंट आई है। सूला विनियर्ड्स यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। जो उनकी वाइन की जो प्रमोशन स्कीम्स है, इंसेंटिव्स, उसको जो है उसकी फाइन प्रिंट आई है, जहाँ पे उनकी इंसेंटिव्स बहुत कम है, सिर्फ 20 करोड़ रुपए प्रति साल जो है मिलने वाली है अगले आने वाले सालों में। तो इसके कारण जो है इंसेंटिव साइड जो बाजार एक्सपेक्ट कर रही थी, तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। तो आज जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। आज ब्लॉक डील होगा यूरेका फोर्ब्स का। प्रमोटर लगभग 12% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 3% डिस्काउंट पे है। एक छोटी कंपनी है PVP वेंचर्स, 620 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इनका जो करार है एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के साथ। लगभग जो है 2000 करोड़ का ये रेवेन्यू पोटेंशियल का प्रोजेक्ट है और ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चेन्नई में है। अब इनका कितना स्टेक है और इन्होंने क्या किया है और आगे जाते हुए कितने अनाउंसमेंट्स आएंगे JDS पे, इस पे एक डेवलपिंग जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है PVP वेंचर्स में। ग्रासिम जो है उसमें भी फोकस रहने वाला है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम जो है फोकस करने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस में। यहाँ पे IRDAI ने अप्रूव किया है कॉर्पोरेट एजेंट की लाइसेंस का कंपनी को लेके। जी में भी जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। सेबी की बात करें तो सेबी अब क्वेश्चन करने वाले जी के टॉप मैनेजमेंट को, ये फंड डाइवर्शन को, और कल ही हमने बता दिया था कि ये डिस्क्रिपेंसी 2000 करोड़ रुपए का है और आगे जाते हुए अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो मिड अप्रैल तक इसे कंप्लीट करना होगा। देवयानी इंटरनेशनल में जो बायर्स की बात करें, अब्जॉर्प्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और गोल्डमैन सैक्स का है और यम रेस्टोरेंट्स ने जो पूरी स्टेक की बिकवाली की 4.4% स्टेक पे। कैंपस एक्टिववेयर हमने जो है कल अपने खबर गरम में सेगमेंट में भी बताया था कि DI बाइंग देखने मिल रही है और ब्लॉक डील में जो है SBI म्यूचुअल फंड का नाम आया है, लगभग 1.3% स्टेक की एक्विजिशन की है। और आखिरी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी बहुत एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है, जहां पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है FDI पॉलिसी जो स्पेस सेक्टर में, और यहाँ पे कुछ और इंसेंटिव्स बढ़ाए हैं। तो इसके कारण जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जैसे कि वालचंद नगर, MTAR टेक, अपोलो माइक्रो सिस्टम और इवन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो चंद्रयान मिशन में भी पार्टिसिपेट किए थे, तो इन स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आज हमारे रडार में होने चाहिए। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब शीशा को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स चेक करवा लेते हैं। शीशा, गुड मॉर्निंग, रिपोर्ट्स बता दें आप प्लीज़। जी हाँ, सबसे पहले बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है PSUs पर। उन्होंने वैल्यूएशन की बात की है। करंटली 11.2 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एवरेजेस, हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करें तो अभी भी वैल्यूएशंस इनएक्सपेंसिव है, अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनका मानना है कि मोमेंटम और डिविडेंड यील्ड के चलते अभी भी स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती हुई नजर आई। PSU इंडेक्स और PSU स्टॉक्स इस रिपोर्ट के चलते फोकस में रहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर जैसे ग्रेफाइट इंडिया और HEG पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय दोनों ही काउंटर्स पर बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिए है। रिवाइज टारगेट प्राइस ग्रेफाइट इंडिया पर अब
850 रुपीज़ प्रति शेयर का है और HEG पर 2300 रुपीज़ प्रति शेयर का है। उनका व्यू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड नज़र आ रहा है ग्लोबली, जिसके चलते एक बड़ा टेलविंड है कंपनी के लिए, जिसके चलते उन्होंने अपनी टारगेट प्राइस बढ़ाई है दोनों ही इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर काउंटर्स पर। इसके अलावा पेटीएम पर भी नज़र डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 860 रुपीज़ प्रति शेयर था वो अब हाफ कर दिया है। 450 रुपीज़ अब उनका रिवाइज टारगेट है। उनका मानना है कि आउटलुक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। उन्होंने FY24 से 26 के अपने रेवेन्यू एस्टिमेट्स करीब 30% से कम किए हैं और एबिटा एस्टिमेट्स भी करीब 80% से घटाए हैं। तो नेगेटिव रिपोर्ट टारगेट प्राइस अब 850 रुपीज़ से घटाकर 450 रुपीज़ पेटीएम पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के चलते इस पर भी नजर रहेगी। ठीक है आशीषा, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके लेके आने के लिए। रत्नेश गोयल भी हमारे साथ तीसरे मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। रत्नेश सर, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। मेरे दोनों जो ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे वो मिड कैप में से रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम रहेगा थोड़ा सा मिड कैप में रहेगा। निफ्टी में एक इंगल्फिंग फॉर्मेशन बना, आज के सत्र में उसको फॉलोअप मिलता है कि नहीं देखना रहेगा। वो जो सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा आता हुआ दिखेगा। तो जो मिड कैप में पहला स्टॉक रहेगा वो सल्जर में ऐसा लगता है कंटिन्यू हाई राई फॉर्मेशन बन रहा है। कल के सत्र में वापस से फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला इसमें, और बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी चार्ट पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 558 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट जो बनेगा वो 595 का बनेगा। दूसरा स्टॉक का नाम लेने के पहले मैं थोड़ा सा कंपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि इस तरह का नाम रख देते थोड़ा सा बोलने में दिक्कत जाती है। पहले इसका नाम था MFL, अब नया नाम बना के इन्होंने रख दिया है EPGRAL, EPIGRAL। तो इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो इसका चार्ट बाकी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसको आप पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं और इसको इंट्राडे के लिहाज से तो देखी जा सकता है, पर आप डेली वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो काफी अच्छा इसमें फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, 1260 रुपए का टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि कई बार नाम ऐसा अजीब सा हो जाता है कि नाम बोलने से भी नहीं बोला जाता, लेकिन ये खूबसूरती भी है, फिर वो याद भी रहता है, तो लोगों को जल्दी जल्दी भूलते भी नहीं है वो नाम। ठीक है ना। सेल्जर है और दूसरा एपिग्रिल है। ये आपका नया, आप 2 शेयर दे रहे हैं आप, और दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। खैर एनी हाउ, थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं। आज शरद हमको ये भी बता रहे थे कि जो जी की एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट है उनसे सेबी पूछताछ कर सकती है और अप्रैल के अंदर ही हो सकता है। कल टॉप लूजर बना, कल शेयर 12-13% टूट गया, आज फिर से इस पे बातचीत हो रही है। एक बार आदित्य बात करना, अब एक बार चार्ट चेक करके ये बात बताना कि क्या 150 के आसपास रुक जाएगा ये शेयर। ऑल्दो टेक्निकल वालों के लिए भी मुश्किल है इस समय पता करना, लेकिन फिर भी आप जरा देख के बताओ, क्योंकि काफ़ी सारे ना मार्केट में रूमर चल रहा है कि 150 के आसपास फिर ये कंपनी टर्न हो जाएगी। ऐसा है? आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? डिम्पी जी, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अपना जो लो है उसको ब्रीच करने आएगा, जो है 150 2.50, वहां से एक बार इसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और आप इसमें बुलिश नजरिया तभी बनाए जब स्टॉक 170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है। आप देख रहे हैं 10 to 20% मूव इजीली आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे लास्ट प्राइस कैच करने की कोशिश नहीं करें। एक बार अभी आज की तारीख में बात करें तो 150 पे कैसा प्राइस एक्शन बनेगा वो नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ अगर हमें बुलिश व्यू बनाना है तो मेरे हिसाब से 170 पे स्टॉक स्टेबल हो जाता है, तो वहां पे आप बाय का नजरिया बना सकते हैं। तो चलिए, जी एंटरटेनमेंट को लेकर आपको कुछ लेवल्स ध्यान में रखने हैं, पर आज जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ग्रासिम का एक बड़ा इवेंट हो रहा है जहां पे पेंट सेक्टर में जो कंपनी एंटर कर रही है उसका पहला प्लांट पानीपत में इनॉग्रेट हो रहा है। अजय, एक बड़ी खबर है जिस पे हमारी नज़र है। जी हाँ, ये खबर हमने पिछले साल एक्चुअली ब्रेक की थी ET Now पे, कि ग्रासिम जो अभी तक बहुत ज़्यादा सीमेंट का बड़ा कंपनी रहा है और एक तरह से दूसरे कारोबारों का होल्डिंग कंपनी है, वो पेंट में जाएगा। इतने बड़े प्लेयर का पेंट में, ऐसा नहीं कि पेंट कंपनियां लॉन्च नहीं हुई हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत पेंट कंपनी आई हैं, लेकिन ग्रासिम का पेंट कंपनी, पेंट के कारोबार में घुसना, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसने खलबली मचा दी है। 1 साल से एशियन पेंट चला ही नहीं है स्टॉक। इनफैक्ट इसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी खास बात यह है, जैसा कि शिष्य ने बताया, कि पानीपत में जो पहला प्लांट आ रहा है उसका उद्घाटन आज हो रहा है।
यानी लॉन्च हो रहा है ये कारोबार। हमारे कॉलीग जो हैं, हमारे सहयोगी, वो इस समय पानीपत गए हुए हैं, और खास बात यह कि एक आम प्लांट नहीं लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे कुमार मंगलम जी खुद इस प्लांट पे जा रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। तो बड़ा इवेंट है। दोपहर में हम इनसे बातचीत भी करेंगे, कुमार मंगलम बिरला जी से, इस कारोबार के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन इस समय हम 2 विंडो लेते हैं और हम जाएंगे सुमित जी के पास, जो कि पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सुमित, पहुंच गए आप वहां पे? आदित्य बिरला ग्रुप अपने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंडर आज पेंट बिजनेस में एंटर करने जा रहा है। ओपस ब्रांड को लॉन्च किया जाएगा। हम इस वक्त पानीपत हरियाणा में, और यहाँ से ये इसकी शुरुआत की जाएगी। जो चेयरमैन है कंपनी के, कुमार मंगलम बिरला, वो वर्चुअली लॉन्च करेंगे 3 प्लांट पानीपत हरियाणा में, उसके बाद लुधियाना पंजाब और तमिलनाडु में भी करेंगे। जो पूरी कैपेसिटी होगी पेंट बिजनेस की 1300 लीटर पर एनएम हर साल की होगी। जो 10,000 करोड़ का पूरा जो निवेश है पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। मार्केट की बात करें 70,000 करोड़ की रुपए की मार्केट है पेंट बिजनेस की, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप नंबर 2 प्रॉफिटेबल प्लेयर बनने जा रहा है, बनने जाने का एम रखता है। बात करें अगर पूरे कंपनी की और पेंट बिजनेस की, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हो रही है उससे इसको फ़ायदा होगा। हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो स्कीम है सरकार की, उससे भी इसको फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो सब मिला के ये पेंट बिजनेस में एंट्री पहली बार हो रही है, हाईली एंटिसिपेटेड एंट्री है आदित्य बिरला ग्रुप की, और ये देखा जाएगा कि कैसे ये कंपटीशन को कैसे मात देता है और कैसे अपनी जगह बनाता है इस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में, जो पेंट बिजनेस है, जिसको ओपस ब्रांड के अंदर लॉन्च किया जाएगा आज पानीपत में। ठीक है, तो ये तो पानीपत से सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुमित जी ही बातचीत करेंगे कुमार मंगलम बिरला से आज इस पेंट कारोबार के बारे में। एक क्विक व्यू मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स पिछले 1 साल से चला नहीं स्टॉक, 50 टाइम फॉरवर्ड पे है। बर्जर पेंट्स करीब उतना ही 45-50 टाइम फॉरवर्ड पे। ये जो वैल्यूएशन मैटर करते हैं, जब दिखाई दे रहा है कि ये स्पेस इतना कंपेरेटिव होने वाला है कि बड़े बड़े प्लेयर दिग्गज उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो करंट कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आए, कंपटीशन बढ़ जाए। ये एक चिंता बाजार को सता रही है। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, मयूरेश अभी तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन जुड़ेंगे जल्दी ही, और उनसे हम फंडामेंटल से बात करेंगे। क्या एशियन पेंट लेने का समय आ गया या अभी और अंडर परफॉर्म कर सकता है? लेकिन रत्नेश, एशियन पेंट्स, बर्जर, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर एक्चुअली आंच आ रही है इनके कारोबार में घुसने के, क्या आपको उसके चार्ट्स में कुछ नजर आता है लेने लायक? ये यहाँ से और मंदी आ सकती है? पहले एशियन पेंट का चार्ट देखिए तो काफी टाइम से, आपने बिल्कुल सही जिक्र करा, काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा, कंटिन्यू थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन पे था, पर अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी एक अच्छे मल्टीपल सपोर्ट पे ये आ गया, जो कि इसका 2950, 2950, 2920, ये काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर के लिहाज से तो नहीं, पर हाँ एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जरूर यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट पे यहाँ पे एक जरूर वेट करा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवर में बैठता है एशियन पेंट के। तो 2900 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सुझाना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में जो बाउंस बैक आ सकता है वो 3150 तक के लिए एशियन पेंट में जरूर आ सकता है। अगर बर्जर पेंट देखें तो बर्जर पेंट का भी सेम ही है, इसमें भी कंटिन्यू काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है, पर बर्जर पेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बना रहा है, क्योंकि अपने की एवरेज के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अभी हाल ही की इसमें हमको एक वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी दिखाई दी थी। तो यहाँ पे कंडीशनल एक रहेगा, यहाँ पे अगर जब भी ये 585 के ऊपर बंद देता है तो मुझे ऐसा लगता है बर्जर पेंट में जो तेजी वो रिज्यूम हो सकती है, जो कि इसको नियर टर्म में 610 से लेके 625 तक के लिए लेके जा सकती है। तो 585 के बाद में इसमें ट्रेड लेना चाहिए 570 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो पेंट सेक्टर पे रहेगी आज नजर, और उससे जुड़े स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन उसमें होता है। पर एक बार आदित्य, आपसे ओएमसीज पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है ओएमसीज पे, सभी मेजर प्लेयर्स बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इस पे बिकवाली की राय उन्होंने बरकरार रखी है, और उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी इतने स्ट्रेच वैल्यूएशंस जो हैं सस्टेन करेंगे आने वाले समय में, जो कि मार्केटिंग मार्जिन्स को लेके चिंताएं थी वो फिर से उभर सकती है। कल के बाजार में थोड़ा करेक्ट ज़रूर हुए हैं ये काउंटर्स, तो क्योंकि कुछ दिनों से आपके शॉर्टिंग पे नज़र है, क्या कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं?
बिल्कुल सृष्टि जी, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत टाइम से सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शॉर्ट कर ही रहे थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड हिंद पेट्रो। तो आई थिंक चार्ट्स में बेरिशनेस तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इस लेवल पे अगर आप चार्टिकली देखें तो देयर इज लेस अपसाइड देन देयर इज मोर डाउनसाइड। तो डाउनसाइड ज़्यादा दिखता है मुझे इस लेवल पे, एंड अगर आप आरएसआई सब देखें तो काफी ज्यादा ओवरबॉट है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन इज लाइकली फ्रॉम हेयर, आप थोड़ा सा वेट करें। अभी अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात करें तो 11771 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन लाइकली है वो 11,400 से लेके 11,000 के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल वेट करें, और चार्टिकली भी थोड़ी वीकनेस तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है। ठीक है, तो थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, पर एक बार किरण आपसे मारुति पे भी चार्ट चेक लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनका कहना है अगले 90 दिन में इंडेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स देने चाहिए मारुति को। 14,200 के टारगेट्स हैं। आपके चार्ट्स पे कौन से टारगेट सामने आ रहे हैं? सो मारुति का चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिन से मल्टीपल डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं। तो अगर आपको अग्रेसिव बैट लेना है तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हो, और पोजिशनल बैट भी ले सकते हो। अग्रेसिव बैट के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 11,200 का है। जब तक 11,200 मारुति के में ब्रेक नहीं होता है नीचे में, तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 12,000 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जिस तरह का ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक साइड स्टॉप लॉस 11,200 का आप मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो, और 12,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार जरा होम फर्स्ट चेक करवा लेते हैं। इसके लिए एक बढ़िया खबर है कि इरडा ने इनको अप्रूवल दिया है कि आप जनरल और लाइफ दोनों इंश्योरेंस के जो कॉर्पोरेट एजेंट है उसके लिए आप नियुक्ति कर सकते हो। तो एक बार जरा होम फर्स्ट लेके आइए, 915 रुपये का शेयर है। आदित्य एक बार जरा चेक करना चार्ट में कितना दम है। खबर पॉजिटिव है। देखिए हाँ, देखिए होम फर्स्ट में तेजी की राय बनाई जा सकती है। अभी 915.40 पे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 880 का, और टारगेट बन के आ रहे हैं 945 से लेके 1000। पीएसयूस पे एक्चुअली बैंक पे तो नहीं, बट बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कुछ नाम दिए हैं कि इनमें जो एफआईज की होल्डिंग बढ़ सकती है, यानी कि एफआईज उनमें कंपनीज में खरीद सकता है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ रत्नेश सर, मैं कुछ 3-4 नाम ले रहा हूँ, इसमें से आप एक शेयर भी बता देंगे तो काम चल जाएगा। जो उस रिपोर्ट में बुलिश दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनएमडीसी में बढ़ सकती है, बीईएल में बढ़ सकती है, एचएएल के अंदर बढ़ सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में बढ़ सकती है। तो 2 बैंक हो गए, बीओबी और कैनरा बैंक। 2 डिफेंस की कंपनी है, बीईएल और एचएएल, और एक माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी एनएमडीसी। इसमें से कोई एक कंपनी बता दो जिसका चार्ट बढ़िया है। अभी चार्ट को कंपेयर करें तो हालांकि सभी पीएसयूज बैंक की आपने जो भी पीएसयूज का जिक्र करा है काफी थोड़ा चल चुके हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें अभी भी स्ट्रीम दिखती है इन सब में कंपेयर करने के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कैनरा बैंक में एक वापस से फ्रेश तेजी इसमें आ सकती है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे कैनरा बैंक, तो बैंकों का मुझे ऐसा लगता है कि सेटल थोड़ा ठीक रहेगा, इसमें तेजी रहेगी, चाहे कैनरा बैंक या जिस तरह से आपने बैंक बड़ौदा करा दोनों का। तो इसमें नीचे कहीं पे भी थोड़ा सा 550 के आसपास में कहीं पे मिलता है, ये 550 555 यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका मिलेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 650 रुपए तक के लिए। ठीक है, तो पीएसयू इसको लेके ये रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ महेश जोशी भी जुड़ चुके हैं विलियम ओ'नील के। महेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर पेंट इंडस्ट्री को लेकर, जहां पे ग्रासिम फाइनली पेंट इंडस्ट्री में ऑफिशियली आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट प्लांट वो अपना इनॉग्रेट कर रहे हैं पानीपत में। आज मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की कमेंट्री पे भी हमारी नज़र रहेगी। आप क्या टेक रखते हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये सेकंड बड़ा प्लेयर बनेगा पेंट इंडस्ट्री में, उसकी पूरी तैयारी है, जिस तरीके का केपेक्स ये कंपनी लेकर आ रही है। क्या आपको लगता है ये एशियन पेंट्स को टफ कंपटीशन दे सकता है, और जिस तरीके के वैल्यूएशंस एशियन पेंट्स होल्ड कर रहा है, अब वहां पे थोड़ी सी चिंता हो सकती है? मॉर्निंग सृष्टि, नहीं, आई थिंक वो कंसर्न स्ट्रीट को जरूर है जो आप दर्शा रहे हैं, और इसका मतलब यही होता है कि जैसे कैपेसिटीज रैंप अप होंगी
और जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे और जैसे इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेंगी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग से लेके एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स तक क्या प्रोडक्ट्स मिक्स रहता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आगे जाते वक्त क्या दबाव आ सकता है एशियन पेंट्स के वॉल्यूम में, पॉसिबिलिटी है, बट ये भी हमें समझना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है पेंट्स इंडस्ट्री का। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर इंडस्ट्री में आते हैं और जैसे एशियन पेंट्स एज एन एग्जांपल या बाकी अन्य प्लेयर्स भी, कांसाई आप देखिए, बर्जर देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, आई थिंक अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट साइज और मार्केट अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी है। दूसरा, आई थिंक जो जीडीपी ग्रोथ के साथ पेंट सेक्टर लगभग 1.5 गुना बढ़ता है। अगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि जीडीपी 7 से 8% बढ़ेगा, रियल जीडीपी, तो पेंट सेक्टर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यानी 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्शाना चाहिए एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। एंड बोथ दीज फैक्टर्स शायद फेवर में रहे, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस एशियन पेंट के काफी महंगे हैं इवन एट दिस जंक्चर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, जो डीलरशिप नेटवर्क लगता है, obviously Grasim will make full use of its intercompany facilities as well. थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल व्यू में जो लार्जर प्लेयर्स हैं वहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बरकरार है फॉर ऑल द टेलविंड्स दैट इट हैज। तो हाँ, थोड़ी मॉडरेशन आ सकती है एशियन पेंट्स में, बट शायद वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कैसा दिख रहा है बाजार और कौन से स्टॉक्स आपको नज़र में रखने हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो सर, आज का बड़ा इवेंट जहाँ पे पेंट इंडस्ट्री को लेकर ग्रासिम का फर्स्ट प्लांट इनॉग्रेशन है, कल ही हमने आपसे इस पर चर्चा की थी कि आपका पॉजिटिव व्यू भी आया था कि जी हाँ, ग्रासिम आपको पसंद ज़रूर है पर एशियन पेंट्स भी लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहें। पर सर, आज जो इवेंट है वहाँ पे मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की कौन सी कमेंट्री पे आपको नज़र आएगी? क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ ना ही वो ग्रासिम पे बोले बल्कि वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनीज पे भी थोड़ा सा फोकस दे। तो सर, क्या पूरा ग्रुप आज बस करता हुआ दिख सकता है और क्या कुछ कॉल है आपकी? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एबी ग्रुप का तो नया फेरबदल, और आपको शायद पता नहीं, ग्रासिम was the most prized asset of जीडी बिरला, जो इनके कुमार मंगलम जी के फादर ने मोस्ट प्राइज्ड एसेट था उस समय। इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक, और किसी को पता नहीं था सीमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर ग्रासिम था। देन इट डाइवेस्टेड पार्ट ऑफ अल्ट्राटेक, इट बिकम द होल्डिंग कंपनी, और ग्रासिम में जो वीएसएफ और जो बाकी बिजनेसेस हैं वो वर्ल्ड में आई थिंक इन द टॉप 3 में आते हैं। As an ancillary, अब उसमें paints will also become a focus. So you can see that the group has taken a stance to become more, जिसको कहते हैं on the broader front, population के जो demographic premium पे जो है, from their financial arm, from the AMC, और ये जो आज आपका पेंट है, मुझे अभी भी लगता है कि दोनों बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे। एशियन पेंट के पास 53% मार्केट शेयर है डेकोरेटिव का। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, और ब्रांड इमेज अभी भी रहेगी। लेकिन हाँ, ये रूम है कि ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू विल आल्सो गेट पार्ट एंड पार्सल, और जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट है, इट्स इन अ सेक्टर जहां आपके लिए डेमोग्राफिक प्रीमियम ही इंडिया का बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं मिडिल इनकम्स कैसे राइज करती हैं, और पर्टिकुलरली घर की जो लक्ष्मी होती है, लेडी आप जैसे, वो इंसिस्ट करती है कि हमें टॉप ब्रांड चाहिए। ये टाइम गया जब आप सेकेंड हैंड और पैरेलल अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाते थे। आज की डेट में एवरीवन वांट्स द बेस्ट, तो दोनों शेयर को लेने की चेष्टा कीजिए। आई थिंक देयर इज रूम फॉर सर्वाइवल। जैसे आपने कहा वी विल वेट फॉर टिप्पणी ऑन वोडाफोन, उससे भी ज्यादा वी हैव जस्ट रिसेंटली अप्ड आवर वेटेज ऑन हिंडाल्को, क्योंकि मुझे लगता है कि नोवेलस की जो आईपीओ होएगा वो एक ब्लॉकबस्टर होएगा, गिवन के वो सबसे बड़ा प्लेयर इन नॉर्थ अमेरिका और कनाडा है, और जो कैपेक्स ओवररन है इट विल बी मेट बाय द शॉर्ट टर्म गेन्स। हिंडाल्को आज सृष्टि जी ट्रेड्स एट द लोएस्ट मल्टीपल फॉर अ मेटल स्टॉक, और जिस तरह के उसके बिजनेसेस हैं, मेरे को लगता है 500 रुपए में लेने की आपके लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ अ स्लाइट कैपेक्स ओवररन, जो
जिसके लिए मार्केट को नेगेटिव लगा है। हमें ये बहुत पॉजिटिव लगता है और उस पर भी कुछ टिप्पणी जरूर होनी चाहिए आज कुमारमंगलम जी से। तो आईज विल बी ओपन ऑन हिंडाल्को वोडाफोन, बट हिंडाल्को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। आज की मेरी पिक भी हिंडाल्को है, 510 पे लीजिए, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 2% स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको, 550 का पहला टारगेट और ये 575 आपको जल्दी दिखा सकता है। ठीक है भसीन साहब, मैं आपकी अभी आप और भी ट्रेडिंग कॉल लूंगा। ऑलरेडी आप हिंडाल्को के बारे में बता चुके हो, आपका अपडेट भी लूंगा सर। एक लेकिन छोटी सी नाराजगी है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूंगा आपसे। एक छोटी सी पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है बस। अरे बिल्कुल पूछिए सर। शेयर बाजार में नाराज और खुशी तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो भसीन जी, ये है मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा ये कहते हो कि घर की लक्ष्मी है, तो घर के देवता भी तो है, कभी लड़कों की भी तारीफ कर दो सर। आप लड़कियों की, महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, ये बात सच है, हाँ ना? लेकिन थोड़े घर के लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं सर, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी हमारी भी तारीफ करो। अरे मजाक कर रहा हूं जी, अगर ये ना होती तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप मेहनत करते हो, वो सारा घर संभालती हैं, आपका पैसे की सेविंग करती है, आपके लिए सोना 50 साल बचा के रखा। और ये इसलिए नहीं, ये हमारे लिए हमारे बेनोवलेंस है कि हमारी सृष्टि, ये जो है हमारी सृष्टि में, क्या कहना चाहता हूँ, हमारी संविदा उसमें है कि सोना 50 साल से ग्रैंड मदर वाइफ ने बचा के रखा, तभी 63,000 देखा। और आपको उसका सबूत इस समय मिला जब 2000 का नोट निकला, तो लेडीज के घर से इतना 2000 निकला जो आपको पता ही नहीं था, तब पता लगा क्या सेविंग होती है। तो हैट्स ऑफ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिकारस्ते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये सब कुछ है, पहले इनको प्रणाम, फिर हम आपके लिए चलते हैं, और आपके लिए भी हमारे लिए गुणगान ही है। बढ़िया सर। सर हमारे साथ ना निकुंज सर भी जुड़ गए हैं, एक बार मैं निकुंज सर से भी थोड़ा आइडिया ले लूँगा। आई होप आपसे भी वो शायद कुछ क्वेश्चंस पूछ लें। निकुंज सर गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं जरा ओवरऑल मार्केट के सेटअप पे आपका व्यू चाहता हूँ। ये बार बार रिजेक्शन आ रहा है 22,200 पे, एक तो जरा पहले इसके बारे में बताइएगा, फिर थोड़ा पेंट वाला भी एक क्वेश्चन है सर मेरा पेंडिंग। निम्पी 22,000 पे रिजेक्शन आ रहा है तो ठीक है भाई, 22,000 पर आ रहा है, 15,000 पर नहीं आ रहा है, तो मार्केट एक तरफा तो डिम्पी कभी नहीं चलता है ना? और एक तरफा चलता है तो और बड़ी समस्या हो जाती है। मार्केट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, शेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। अच्छे PSU स्टॉक्स जो कि डार्लिंग्स थे मार्केट के, वो उनमें 10 से 15% की गिरावट आ चुकी है, मगर मार्केट के अंदर कोई भी बह हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अच्छा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करेगा और मजबूत होगा, और कंसोलिडेट होगा और बड़ा बेस बनेगा। तो आप जो कंसोलिडेट कर रहे हो डिम्पी, वो एक ऐसे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हो जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। पहली बात तो वो है। दूसरी बात डिम्पी, अगर आप देखें तो, हालांकि छोटा सा डेटा पॉइंट है, मैं सुबह देख रहा था, फरवरी महीने के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी तक नेगेटिव रिटर्न है। सडनली निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है। ये जो ट्रेंड है इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बिकॉज मार्केट आपको कुछ दर्शा रहा है, कुछ बता रहा है कि फ्लो ऑफ कैपिटल कहाँ पर मूव कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है। सडनली मार्केट के अंदर अब सब कह रहे हैं कि भैया मार्केट में शेयर मत बेचो, मगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप की तरफ आओ। अगर ये रुख बड़ा रुख है तो मेरे को जो लगता है कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंफर्ट जब होता है वो हमेशा वैल्यूएशन का समय स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में। टिम्पी, मार्केट के अंदर एक क्रिकेट पिच के जैसे आपको सोचना चाहिए, कई बार फ्रंट फुट पे रहना चाहिए, कई बार बैक फुट पे रहना चाहिए, कई बार आपको बॉल छोड़ देनी चाहिए, और जब नो बॉल आपको एक फ्री हिट मिलती है तो जंप करके रिस्क लेके छक्का मारना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस समय आपको बैक फुट पे रहना चाहिए, आपको एक लूज बॉल का इंतजार करना चाहिए, हर बॉल पे स्विंग नहीं करना चाहिए, और जब आपको फ्री हिट का चांस मिले लगाना चाहिए, मगर बैक फुट पे रह करके आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन पे जरूर इस समय फोकस करना चाहिए। देखिए डिम्पी, लक मेड मनी इन 2023, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्किल विल हेल्प यू आउट परफॉर्म इन 2024। ये कभी ना भूले, लक फैक्टर खत्म हो चुका है, स्किल फैक्टर और रिस्क मैनेजमेंट रहेगा इस समय। बुल मार्केट के हमेशा दो पार्ट होते हैं डिम्पी, बुल मार्केट है और रहेगा। एक होता है इजी पार्ट ऑफ द बुल मार्केट, एक होता है डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बुल मार्केट। मुझे लगता है कि बुल मार्केट का इजी पार्ट खत्म हो चुका है और बुल मार्केट का डिफिकल्ट पार्ट है। डिफिकल्ट पार्ट में रिस्क मैनेजमेंट एंड स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन लक एंड एनीथिंग एल्स। डिम्पी, बहुत बढ़िया सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने और काफ़ी अच्छे से सारी बातों को रख दिया। एक चीज़ मेरे को सर वो पेंट वाला भी पूछना है, ये ग्रासिम जो आज अपने प्लांट को लॉन्च कर रहा है, इस पे आपका टेक क्या है सर, ये पेंट इंडस्ट्री और एक ग्रासिम के प्लांट लॉन्चिंग? डिम्पी, एक
मतलब मैं जब इस बात को सोच रहा था तो मेरे दोनों ही थॉट्स आए कि भाई आज एशियन पेंट्स, बर्जर और नेरोलैक जैसी जो कंपनियां हैं, कोई रीज़न है कि इंडिया के अंदर 3 ही डोमिनेटेड प्लेयर्स हैं। एक्जो नोबल एक बड़ी ग्लोबल पेंट कंपनी है, उसने भी बड़ी कोई बड़ा नहीं कर पाया। JSW ग्रुप आया जिनके पास कैश रिच ग्रुप है, वो आया तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने डेंट नहीं मारा है। क्योंकि जो पेंट इंडस्ट्री है वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड, रिलेशनशिप्स, आपका बिल्डर से क्या रिलेशनशिप है, पेंटर से क्या रिलेशनशिप है, रिटेल आउटलेट से क्या रिलेशनशिप है, वो मैटर करता है। वो एशियन पेंट्स की स्पेशलिटी है। तो मुझे लगता है कि कोई ये सोच रहा है कि ये इंडिया का जियो मोमेंट होने वाला है पेंट इंडस्ट्री का, मुझे नहीं लगता है। मगर क्योंकि बिरला जी इसमें आ रहे हैं और बिरला ग्रुप इसमें आ रहा है, जो कैश रिच ग्रुप है, 10,000 करोड़ की केपेक्स की बात कर रहे हैं, बड़ा केपेक्स है, तो जाहिर है कि अगर रिलायंस ने बिरला जी का जो बिजनेस था, बिरला ग्रुप को टेलीकॉम में चैलेंज करा, अडानी में सीमेंट में चैलेंज करा, क्या बिरला ग्रुप आकर के पेंट इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को चैलेंज करेगा? तो अगर उस थॉट से आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ सकता है, पेंट जो है उसके वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस वॉर आ सकता है। तो समय ही बताएगा कि क्या यह पेंट इंडस्ट्री का जियो मोमेंट है या फिर एक बिरला ग्रुप की एक अटेम्प्ट है जो कि इन हाइंडसाइट इतना पावरफुल नहीं रहेगा। मगर इस वजह से क्या होगा डिम्पी, ये जो P मल्टीपल्स इनके स्टॉक्स के थे, एशियन पेंट 70 टाइम, बर्जर पेंट 50 टाइम, इनके P मल्टीपल्स एक समय थम जाएंगे। बिकॉज मार्केट ये बोलेगा भाई 6, 8, 12 महीना देख लो क्या चाल है बिरला ग्रुप की, क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रखते हैं, विल इट बी प्राइस वॉर, विल इट बी अ ब्रांड वॉर, विल इट बी अ क्वालिटी वॉर, विल इट बी एन इनोवेशन वॉर, मुझे नहीं पता क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगेगा। मगर कुल मिलाकर के मार्केट अब वेट एंड वॉच मोड में आ जाता है। जब वेट एंड वॉच मोड में आता है तो P मल्टीपल एक्सपैंड नहीं होते हैं, और जब P मल्टीपल एक्सपैंड नहीं होते तो अर्निंग्स का गेम होता है। ये सेक्टर डबल डिजिट पे ग्रो कर रहा है। ये सेक्टर के अंदर हमने देखा कि कोई बहुत समस्या नहीं है, नए घर आ रहे हैं, एक ट्रांजिशन हो रहा है। डिम्पी, आपको याद है जब हम जाते थे, छोटे थे, तो हम देखते थे कि पुराने जो कच्चे घर होते थे उनको तो चूना लगता था, अब वो चूना की जगह पेंट लग रहा है। जो जहाँ पर हल्का पेंट लगता था वहाँ पे डेकोरेटिव पेंट लग रहा है। भसीन साहब है क्या गए? हाँ बिल्कुल। तो अब भसीन साहब के घर के बाहर तो एकदम डेकोरेटिव पेंट लग रहा है जो एकदम 24/7 चमकता रहता है ना। पर मैं और डिम्पी उस जगह से आते हैं जब हमारे घरों में चूना और पेंट लगता था। तो मार्केट के अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, और वही चेंजेस की वजह से मुझे लगता है कि पेंट इंडस्ट्री की जो बिग पिक्चर है वो अच्छी रहेगी। सर कई जगह मिट्टी के घर भी बनते थे, अब उनमें भी नहीं, वो तो नहीं बनते हैं सृष्टि। अब वो तो देखिए, लेट्स बी रियल दैट पुराना भारत और आज का भारत और आने वाला भारत, वही तो भारत की हम बात कर रहे हैं कि राइज विद इंडिया कि जो मिट्टी के घर थे वो अब पक्के घर हो रहे हैं, उनके अंदर टॉयलेट आ रहा है, उनके अंदर गैस सिलेंडर आ रहा है, उनके अंदर पाइप गैस आएगी, उनके अंदर बिजली आ रही है, और सरकार की जो मोदी जी का जो वो है प्रण, हर घर पे हर नल, तो आई थिंक अब एक रियलिटी हो रही है। कैसे इंडिया बदल रहा है ना, वही बता रहे हैं, और शेयर बाजार उन्हीं चीज़ों को दर्शा रहा है। बट सर क्विकली आपके जाने से पहले हम क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है और मिस्टर कुमार मंगलम बिरला खुद उस इवेंट में आ रहे हैं, हमारी नज़र ज़रूर रहेगी वोडाफोन आइडिया, हिंडाल्को को लेके कुछ कमेंट्री आती है तो। पर अभी जब हम भसीन जी से भी बात कर रहे थे, उनकी कॉल हिंडाल्को पे आई, उनका कहना है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन है मेटल सेक्टर में, और उससे रिलेटेड उन्होंने अपना वेटेज भी बढ़ाया है। क्योंकि सर कल हमने आपसे बात की थी और एक उसमें गिरावट भी देखने को मिली। आपका क्या कॉल होगा सर इस पे, एक बार हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। कल हम बात भी कर रहे थे, अब नोवेलिस को आप लिस्ट करते हो, और नोवेलिस के अंदर आपने $4 बिलियन का भी अलाबामा में ऑलरेडी केपेक्स एक्सपैंड कर दिया है। आप एक्सपैंड ऐसे समय में कर रहे हो जहाँ पर यूएस मैन्युफैक्चरिंग वापस गेन कर रही है मोमेंटम, बिकॉज चाइना से शिफ्ट हो रहा है। हमें भी पता है डेमोक्रेट्स हुए, रिपब्लिकन हो, सब चाहेंगे यूएस मैन्युफैक्चरिंग वापस ऊपर बढ़े। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग में जिस प्रकार से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यूएस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। हमारा मानना है कि नोवेलिस की वैल्यूएशन अभी $8 से $10 बिलियन होनी चाहिए, मगर अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, चेंज इन मेड इन अमेरिका, जैसे आत्मनिर्भर भारत है वैसे मेड इन अमेरिका आएगा, तो क्या नोवेलिस की वैल्यूएशन आने वाले 3, 5, 10 साल में डबल हो सकती है? अगर साइकिल अच्छी रही तो 3, 4, 5 साल में डबल हो सकती है। और वही बात मुझे लगता है कि हिंडाल्को के सम ऑफ पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंडाल्को को अभी सबको लगता है कि होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट आ जाएगा, मगर मुझे ये लगता है कि आप जब आपकी सब्सिडरी की वैल्यूएशन बढ़ने लग जाएगी वैल्यू अनलॉकिंग से, सम ऑफ पार्ट में हिंडाल्को को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मुझे ये भी लगता है कि एक पावरफुल कमेंट है
एक ग्रुप का कि भाई देश में, हिंदुस्तान में तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं मगर बाहर जाके भी एक्सपैंड कर रहे हैं. तो आई थिंक आई वुड लुक एट दिस एज अ वेरी पावरफुल मूव वेयर दे वांट टू अनलॉक वैल्यू फॉर द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स. ठीक है निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपने आज फिर से टाइम निकाला और अच्छे से बातचीत हुई और थोड़ी क्लैरिटी हमारी और बढ़ी है. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. बसीन साहब, आपने हिंडाल्को दे दिया. आपकी और ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? हाँ, एक तो कल आपको कॉनकॉर दिया था, वो कल न्यू हाई मार गया और मार्केट के ट्रेंड के साथ जब बाजार घटा तो न्यू हाई मार के थोड़ा सा करेक्शन आया. मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉनकॉर, बाटा और पतंजलि आर मस्ट हैव. तो पहली बात, जैसे निकुंज ने आपको सब गाइडलाइन दे दी, मेरी तरफ से निकुंज को भी एक बहुत बड़ा सलाम कि उसने हिंडाल्को की अंडरलाइंग बेसिक्स लोगों को समझा दी कि 400 रुपए तो आज हिंडाल्को की बुक वैल्यू है और अगर आप 600 रुपए का भाव लगाते हो, 350 रुपए डिराइव फ्रॉम नोवेलस एंड द अर्निंग, और इंडिया का बिजनेस इज ऑलमोस्ट फ्री. तो हिंडाल्को इज अ मस्ट बाय. 510, 505 का स्टॉप लॉस, 550 का पहला टारगेट, 575 अगर आप थोड़ा नजरिया बढ़ाए. दूसरा, लार्सन एंड टुब्रो. एबीबी के जैसे रिजल्ट्स हैं, लार्सन में जो पेसिमिज्म है, वन बिजनेस मेक्स अप फॉर द अदर. हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्सन 3300 रुपए पे इज अ मस्ट है. 3475 का पहला टारगेट है, 3250 का स्टॉप लॉस. अब आपको, जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूं मिड कैप से पैसा लीजिए एंड पुट इट इन हैवीवेट लार्ज कैप्स. नाउ यू हैव टू डू योर चूजिंग. मेरे लिए लार्सन एंड टुब्रो इज अ मस्ट हैव अलोंग विद हिंडाल्को. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिम्पी जी, मुझे रैमको सीमेंट के नंबर्स बहुत पसंद थे. रैमको इज गेनिंग मार्केट शेयर इन साउथ और उसका जो ब्रांड है वो बहुत इमेंसली पॉपुलर हो रहा है. और सीमेंट का मुझे लगता है ये बेस्ट क्वार्टर होएगा अगर आप अल्ट्राटेक के और बाकियों के नंबर देखें. तो 870 रुपए पे लीजिए, 835-45 का स्टॉप लॉस है. 1000 का टारगेट मुझे रैमको में बहुत जल्दी दिखता है. और अगर ये मेरी कॉल सही रही और आपको वीकली मंथली नंबर्स दिखे सीमेंट डिस्पैचेस के, तो आई थिंक ये वापस 1200 भी जा सकता है. ये तीनों शेयर मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बढ़िया से आपने हमको बता दिए तीनों के तीनों शेयर. रैशनल बताते हो ना आप, ये हमको बहुत अच्छा लगता है. स्टॉप लॉस टारगेट तो ठीक है, वो तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आपका कन्विक्शन हाई रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक में पर उस बीच कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं. हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार आदित्य, ब्रिगेड एंटरप्राइज पे आपसे राय जानना चाहेंगे. यहाँ पे भी एक पॉजिटिव खबर आई है कंपनी के लिए. एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी में है, 2000 करोड़ का टर्नओवर की वो उम्मीद कर रहे हैं. एक और लिस्टेड स्पेस में कंपनी है जिनके साथ इन्होंने करार किया है, PSP वेंचर्स. पर ब्रिगेड एंटरप्राइज लगभग 10% की अपटिक दिख रही है यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में. कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए इस पे? बिल्कुल, देखिए स्टॉक पे एक बुलिश नजरिया बनाया जा सकता है. पहली क्लोजिंग थी 1005. हम वेट करेंगे 98 को जब प्राइस सेटल हो जाए. इस लेवल से इसको बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस रहेगा 960 का और टारगेट रहेगा 1045 से लेके 1100. ओके, तो ये कुछ नज़रिया. पर आदित्य, कोई और रियल एस्टेट काउंटर जो कि आपके रेडार पे होगा, क्योंकि कल हमने सभी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन देखा, तो कोई और स्टॉक जो कि आपको लगता है ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा है? यस, कल देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी में अच्छा ट्रैक्शन था, तो यहाँ पे थोड़ा बुलिश नजरिया बनाया जा सकता है. कल की क्लोजिंग थी 2343.35, वहां से बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस रहेगा 2290 और टारगेट रहेगा इसका 2400 से लेके 2450. और अगर आप रियल एस्टेट के अलावा कोई स्टॉक कहे तो मेरी नज़र खासकर आईटी सेक्टर पे रहेगी. मुझे लगता है आज का स्टार परफॉर्मर आईटी सेक्टर हो सकता है. आईटी पे भी आपसे चर्चा करेंगे, पर चलिए अब वक्त हो चला है आपको आज की बड़ी खबरें बताने का और समझेंगे 9 बजे के नवरत्न शेयर्स हमारे सहयोगी शरद से. शरद, बताइए. जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा आपके शुगर स्टॉक्स. और याद रखिए यहाँ पे जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस है इसको बढ़ा दिया गया है, लगभग 8% का जो है ग्रोथ किया गया है, लेकिन
जो स्टेट लेवल की जो रूल्स है वो इस पर अभी लागू नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की लागू है, लेकिन सेंटिमेंटली थोड़ी नेगेटिव ज़रूर है। सुला विनियार्ड्स वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के इंसेंटिव्स जो है उनकी फाइन प्रिंट में जो है उसमें बेनिफिट्स बहुत कम देखने वाले हैं कंपनी को, और यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि इसमें जो है एबिडा और रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंसेंटिव्स का एक्सपेक्टेशन था कि वो ज़्यादा इंसेंटिव्स होंगे, उसके कारण स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। अब बात करेंगे यूरेका फोर्ब्स की, जिसकी ब्लॉक डील हो सकती है, जहां पे प्रमोटर लगभग 12% स्टेक जो है बिकवाली कर सकते हैं और फ्लो प्राइस 3% डिस्काउंट पे है। आपके ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पीवीबी वेंचर्स एक छोटी कंपनी है, 620 करोड़ की मार्केट कैप की, इन दोनों कंपनीज में फोकस रहेगा, क्योंकि इन्होंने करार किया है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के लिए, जिसका जो कुल वैल्यू रेवेन्यू पोटेंशियल आता है 2000 करोड़ रुपए का, ये चेन्नई मार्केट्स में है। ग्रासिम भी फोकस में रहने वाला है। आज पेंट बिजनेस की लॉन्च होगी और पनीपत में जो है सबसे पहला प्लांट की जो है इनॉग्रेशन होगी, और चौथे तिमाही में 2 प्लांट्स कमीशन होंगे और 12 से 15 प्लांट जो है वो भी कमीशन होने वाले आने वाले सालों में। जी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है ईटी की रिपोर्ट आई हुई है कि इससे भी जो है क्वेश्चन कर सकता है जी की टॉप मैनेजमेंट को लेके फंड डाइवर्जन पे। हमने कल ही आपको बता दिया था कि 2000 करोड़ रुपए का डिस्क्रिपेंसी हुआ है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन ये मिड अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो सकता है, और उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स आ सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है ईटी से आए हैं। आईटीसी से भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया ईटी से, जहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि 47% स्टेक जो होल्ड करते हैं पीक 15 पार्टनर्स, उनकी वो स्टेक की जो है बाय आउट कर सकते हैं आईटीसी, वो भी प्रताप स्नैक्स का कंपनी के ऊपर। और इम्पॉर्टेंटली जो स्टेक सेल होगा उससे ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकते हैं। अलग अन्य बाय आउट फंड्स भी इस रेस में हैं, जैसे कि केकेआर, टीए एसोसिएट्स, और हाल ही में जो है बातचीत चल रही थी हल्दीराम का भी एक्विजिशन को लेके। और लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो वैल्यूएशन है वो अभी बहुत सस्ते हैं। प्रताप स्नैक्स का ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स FY25 पी रेशियो पे, अगर हम इन्हें कंपेयर करें बीकाजी फूड्स के साथ जो लिस्टेड है, और अब जो गोपाल फूड्स भी लिस्ट होने वाले हैं, तो उसके कारण जो है यहाँ पे री रेटिंग इस सेगमेंट में देखने मिल सकता है। हमारा 8वां स्टॉक वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, और यहाँ पे ऑफकोर्स ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनी जो है फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे देखें तो आप कह सकते हैं कि जो HEG है वहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 2300 रुपीज़ का है, रिटेन बाय रखा है। और ग्राफाइट इंडिया के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट बुलिश नज़रिया रखा है। वो कह रहे हैं कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है वित्त साल 2025 के लिए, लेकिन ये नए वर्टिकल्स में दोनों ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मेकर्स जा रहे हैं, तो उसके कारण जो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ डीकार्बोनाइजेशन में देखने मिल सकता है। हमारा आखिरी स्टॉक खबर, ये जो स्टॉक है ऑफकोर्स रियलिटी स्पेस में है, मुंबई बेस्ड रियलिटी कंपनी सनटेक रियलिटी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जो कंपनी को बड़े पिकअप डिलीवरीज देखने मिल रहे हैं BKC प्रोजेक्ट में। अब याद रखिए पिछले 4 साल से जो है प्राइसिंग में जो है कुछ बढ़ोतरी नहीं देखने मिली थी BKC प्रोजेक्ट में, और अब जो है थोड़ी प्राइस में भी मूवमेंट आ रही है, और डिलीवरी की जो पिकअप हो रही है वो भी बड़ी हो रही है। अब कंपनी का एम है कि अपनी जो टर्नओवर है वो 3400 करोड़ कर दे, यानी कि करंट लेवल से डबल कर दे अगले 3 साल में। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है स्टॉक में फोकस रखिएगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। कैंपस एक्टिववेयर, कल हमने देखा था कि शुरुआत बहुत अच्छी की थी शेयर ने, हालांकि क्लोज उतना अच्छा नहीं कर पाया, फिर भी 3-3.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ था। और खबर है कि फंड हाउसेस बुलिश हो रहे हैं इस पर। SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1.25% के आसपास का हिस्सा लिया है। आदित्य, आप जरा बताइए कैंपस एक्टिववेयर एक्टिव रहेगा आज ये, क्या करना चाहिए शेयर में? देखिए, अगर आप कैंपस एक्टिववेयर का चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कल का हाई इसने स्टॉक ने 275 का लगाया था, वहां से करेक्शन देखने को मिला। तो जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाता है 275, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक लंबा चौड़ा अपसाइड हो सकता है, एंड सिग्निफिकेंट अपसाइड हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको फिर 260 का, और टारगेट इसमें रहेगा 300 से 320। पोजिशनल कंडीशनल बाय है, जब स्टॉक 275 क्रॉस करे तब बाय करना है। ठीक है, कैंपस एक्टिव को लेकर ये व्यू। कल हमने सूला के शेयर में देखा था कि 4% के आसपास की गिरावट थी, और एक नेगेटिव चीज इनके लिए आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में वाइन इंसेंटिव में कटौती की गई है, और इसके चलते FY25 में आय पर करीब 4 से 5% और मुनाफे पर करीब 20% का असर संभव है। मयूरेश जी, आप जरा राय दीजिए, सूला वाइनयार्ड्स क्या करना चाहिए? कितनी बड़ी खबर है ये सूला के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, आई थिंक एक इम्पैक्ट तो जरूर होगा इससे,
बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक मिटिगेशन एलिमेंट भी जरूर आएगा इसमें। क्या हमें प्राइस हाइक्स देखने मिल जाएंगे एटलीस्ट प्रीमियम सेगमेंट में टू ऑफसेट सम एलिमेंट ऑफ व्हाट इम्पैक्ट कैन हैपन ऑन द एबिटा एंड द बॉटम लाइन, या जो प्रीमियमाइजेशन ग्रोथ ये चेज कर रहे हैं, अगर आप पिछले क्वार्टर में भी और 9 महीनों का एक हिसाब देखें तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुई है। आज एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जैसी है व्हेन वाइन इज प्रोबेबली कंसर्न, एंड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वाइन्स है इनके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 200-250 odd rupees राइट अप टिल 2000 odd rupees। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आई थिंक मिटिगेशन एफर्ट जरूर ये कंपनी करेंगी टू ऑफसेट दिस। ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, सो आई थिंक वैल्यूएशंस कंपेयर्ड टू जनरली इट्स ओन पियर्स थोड़े हायर साइड पे है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक नीश एलिमेंट है सूला के पास, जैसे मैं कह रहा था, ये कंटिन्यू होता है तो एक मार्जिनल इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आ सकता है as far as the stock is concerned, but I'm pretty sure management will take some mitigation elements जिससे शायद ये offset हो जाए। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहे। मैनेजमेंट कोशिश करेगा कि जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने के कुछ उपाय किए जाएं। प्री ओपन के लेवल सेटल हो गए हैं डिम्पी। 22,081 निफ्टी बैंक की बात करें तो 85 अंक नीचे। कल हमने 200 अंक की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखी। कल का सेशन बहुत ही वॉलेटाइल था। आज तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अब शुरुआत जो हो रही है उसके आधार पर आप किस तरह की चाल देख रहे हैं और यहाँ से क्या करना चाहिए? देखो, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि गिफ्ट निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी लाल निशान में खुल रहा है। ये आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर वेट करना चाहिए। सुबह हमने जो लेवल्स डिस्कस किए हम उसी लेवल के साथ स्टिक हैं। हमें ऐसा लगता नहीं कि बाजार के अंदर बहुत तेजी से बहुत कुछ होगा, इसलिए लेवल्स के साथ खड़े रहो। अब मैं लेवल्स बताता हूँ आपको। 22,000 के थोड़ा भी नीचे, यानी कि 21,900 के आसपास जितना हो सके उतना आप ले सकते हो माल। हाँ, 20-30% जो भी लेना आपको, लेकिन 21,800 का स्टॉप लॉस लगा लो। 21,800 का स्टॉप लॉस टिपिकली सीरीज का स्टॉप लॉस भी है। अगर ये टूटा ना तो उसके बाद सीरीज भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 29 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है और 15 शेयर एफ&ओ बैन में है, 16 का विक्स है, बहुत कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए आपको 21,900 की वेट करनी चाहिए 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ। और क्या शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्ट कॉल है वो रुकना चाहिए अभी, क्योंकि शॉर्ट ऑलरेडी उनका अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट हो रहा है। वो लॉस्ट ऐसे हो रहा है कि बड़ा गैप तो मिला ही नहीं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी। बैंक निफ्टी एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाओ। बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में खुल रहा है। सोचो आप, बैंक निफ्टी क्योंकि ये अपना सारा काम कर चुका है। और हमने आज सुबह भी आप बोली थी कि मैं निफ्टी का फॉलोअर हूं, अभी मैं बैंक निफ्टी का फॉलोअर नहीं होऊंगा। बैंक निफ्टी को सेटल होने के लिए भी समय चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 46,800 या थोड़ा उससे भी नीचे आप आके प्लस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 46,500 का आपको सीरीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर एक कट जाता है तो कृपा करके बाहर चले जाओ और आपका 47,200 टारगेट होगा। शॉर्ट करना चाहिए, उसका जवाब है ना। 100-150 पॉइंट के लिए क्या करोगे शॉर्ट आप? तो इसलिए दोनों के लेवल्स मैंने मोटा मोटी अभिषेक बता दिए। आपको अपनी एक चीज़ करनी है, कंट्रोल, वो भावनाओं को अच्छे से कंट्रोल करके रखना है और लेवल्स के साथ आपको प्ले करना है। 3 मिनट रह गए एक्चुअली बाजार खुलने में। मैं प्रशांत सावंत को एक काम से कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं और जल्दी से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स 3 मिनट रह गए, जल्दी से बता दीजिए। जी डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। एक होगा हेवल्स। मुझे लग रहा है इसने कल एक मार्केट में रिवर्सल आने के बावजूद भी अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी है, तो आज ये काफी अच्छी मूव दे सकता है। और आज मतलब एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा 1395, 1395। टारगेट होगा 1450 से लेके 1470, 1470 के आसपास। नेक्स्ट पिक होगा एक्सिस बैंक। ये बार बार 1100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो क्रॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे 1064 स्पॉट स्टॉप लॉस रखेंगे और 1125 का टारगेट रखेंगे, 1125। ओके, तो ये कॉल्स आते हुए प्रशांत की तरफ से। पर मार्केट ओपन होने से पहले मयूरेश, एक बार आपसे शुगर काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, एफआरपी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कितनी बड़ी खबर है शुगर स्पेस के लिए, या सिर्फ सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है, या फिर इनकी अर्निंग्स भी इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले समय में? Obviously, earnings impact होंगी सृष्टि, because with the FRP price increases, obviously impact उनके बैलेंस शीट पे डेफिनेटली आएगा। Add to that, I think जो एक एथेनॉल का एक ऑलरेडी ओवरहैंग है सारे स्टॉक्स पे, ये शायद अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट हो फॉर द कमिंग क्वार्टर एंड Q1 एज वेल। बट दो चीजें, आई थिंक जैसे सरकार इलेक्शन मोड में जा रही है
ऑब्वियसली आई थिंक गन्ना किसानों को आई थिंक एक इंसेंटिव के तौर पे आई थिंक ये प्राइसेस बढ़ा दी गई है और एथेनॉल की पॉलिसी इन माय ओपिनियन शुड रिवर्स एज सून एज द इलेक्शंस आर ओवर, क्योंकि जितनी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है काफी कंपनीज ने की है, you cannot probably have a policy which goes on for too long, specifically when एक policy making में we need the ethanol mix coming through as part of the overall energy mix. तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक पिटाई हम देख रहे हैं सारे शुगर स्टॉक्स में, शायद पोस्ट Q4 नंबर्स खत्म हो जाएं. जो क्वालिटेटिव स्टॉक्स हैं ये स्पेस में जहाँ लेवरेज कम है और एक्सपेक्टेशन है कि जैसे पॉलिसी चेंजेस रिवर्स होती हैं एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट अगले वर्ष आने लग जाएगा. बलरामपुर, धामपुर, प्राज इंडस्ट्रीज जरूर आपको नजर में रखनी चाहिए, बट Q4 में एक डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा एंड अ पार्शियल इम्पैक्ट इन Q1 एज वेल, बट नंबर शुड स्टार्ट अपीयरिंग बेटर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ. तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी पोस्ट Q4 नंबर्स. अब सेगमेंट ठीक है, डन. तो ये शुगर कंपनीज पे एक बार मोटा मोटी व्यू है. 1-1.25 मिनट का मार्केट का ओपनिंग का टाइम रह गया. मैं आपको जरा जल्दी से बता देता हूँ इस समय की सिचुएशन. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंडाइसिस को कि निफ्टी आपको थोड़ा वेट करना, हो सकता है 22,000 तक या उसके नीचे भी खिसक जाए और आपको 21,900 की वेट करनी चाहिए. दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए 150-200 पॉइंट और नीचे. ग्रासिम बढ़िया खोल रहा है आज 1% ऊपर. आपको पता है कि आज इनके 3 प्लांट का इनोग्रेशन है, वो एक साथ है तीनों प्लांट के इनोग्रेशन. तो आप ग्रासिम पे आज देखेंगे थोड़ा बढ़िया खुल रहेगा 1.5-2%. LTI माइंट्री होगा, एक IT की कंपनी है. कोल इंडिया ऊपर खुल रहा है, ITC ऊपर खुल रहा है आज हिंडाल्को भी ऊपर खुल रहा है. ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज ओपनिंग ठीक कर रहे हैं. आज जो कमज़ोर खुल रहा है HDFC खुल रहा है, HDFC बैंक, TCS कमज़ोर खुल रहा है, भारती एयरटेल कमज़ोर खुल रहा है. तो ये सारे शेयर्स क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर आपको बनाते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर. मेरे को जो स्क्रीन दिख रही है ना उसमें मेरे को थोड़ा टिल्ट दिख रहा है नेगेटिव अभी भी. एक और चीज़ ब्लॉक डील लग रही है नीचे, आप देख पा रहे होंगे यूरेका फॉर्ब्स के 12% का हाथ बदला होना है आज, वो हो रहा है इस पे. तो आप नीचे ब्लॉक डील वाला भी हिस्सा है जो कि प्री ओपन से मार्केट से पहले सौदे पंचिंग में जो डील्स लगती हैं वो आपके सामने दिख रहा होगा इस समय. मैं जरा छोटे मझोले शेयर्स का भी एक फटाफट से ज़्यादा ले लेता हूँ कि वहाँ पे क्या ABB ऊपर खुलेगा, NBCC ऊपर खुलेगा, दोनों पे न्यूज़ है, और ब्रिगेड भी ऊपर खुलेगा, दिव्यानी ऊपर खुलेगा, चारों पे न्यूज़ है. इनफैक्ट न्यूज़ वाले शेयर ऊपर खुल रहे हैं. एडवांस डिक्लाइन 1300 शेयर, डिक्लाइंस 250 शेयर और मार्केट ने 22,000 के ऊपर तो ओपनिंग की है लेकिन अपने आप को बचा नहीं पा रहा और पहला टिक लाल निशान का निफ्टी पर भी आ गया. इसी चीज की मैं वेट कर रहा था कि आप मत कूदो एक बार मार्केट में, वेट करो 21,900 की, और वेट करनी चाहिए 21,900 के आसपास की. आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बनेगा. 46,920 का, देखिए पैसा आपका है, बाजार का पैसा नहीं है. आपको ही बचाना है, आपको ही कमाना है. ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो. बोलने वाले 10 लोग बात करेंगे लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए. इसमें बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. 1350 शेयर एडवांसेस के साथ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार अभी भी टिल्टेड टुवर्ड पॉजिटिव है, बट लेवल्स का हमको वेट करना चाहिए. आ जाते हैं जरा जल्दी से कि बाजार के अंदर कौन कौन से शेयर बढ़ रहे हैं. हिंडाल्को आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्रासिम दिख रहा होगा, 2% ऊपर आ चुका है. इसके अलावा कोल इंडिया ऊपर आ चुका है. अब मैं कुछ आपको वीक शेयर्स भी बताता हूँ कि जहाँ पर आज ओपनिंग वीक है. उसमें HDFC है, जरा दिखाइए स्क्रीन पर, वो थोड़ा वीकनेस है. क्या बहुत ज़्यादा वीकनेस है? मैं बोलूँगा नहीं. देखिए HDFC का जो पुल बैक आना था ना शॉर्ट कवरिंग का, वो आ चुका है. अब ये धीरे धीरे करके फिर से चलेगा. ये फंडामेंटली बढ़िया शेयर है, भाव के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या स्विंग ट्रेडर्स के लिए ठीक है? तो उसके लिए मेरा जवाब होगा कि शायद अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए. अब आ जाते हैं जरा BPCL, एशियन पेंट्स पे, TCS पे. ग्रासिम का चलना और एशियन पेंट का टूटना आज आपको रिवर्सल कैंडिडेट का एक पिक्चर से दिखा रहा है, और कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने जो पहले झटके को एब्जॉर्ब करके वापस ऊपर आने की, और इसने जो आज का लो बनाया है निफ्टी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ. वो बनाया .22,017 का. तो अच्छी बात है, 22,000 को इसने प्रोटेक्ट कर लिया. अगर किसी को देखना हो तो ज़रूर देखें, लेकिन मेरे पास 22,000 से ऊपर अभी खरीदा नहीं जाएगा. मैं 21,900 के आसपास ही एंट्री करने के सोचूंगा. छोड़ना होगा सौदा, हम छोड़ेंगे. हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जरा जल्दी से वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आपके सामने कुछ ट्रेड भी रखेंगे. एक काम आप कर सकते हैं हीट मैप के साथ साथ में ना, अभिषेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सृष्टि से कि आप ना स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस भी जरूर दिखाना. अभी तो मैं हीट मैप ले लेता हूं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई लगाने पर भी ये नहीं चल रहे हैं दोनों. ये आपकी स्क्रीन पर हीट मैप है. ग्रासिम हिंडाल्को आपको पता ही है वजह इसकी, दोनों सेम ग्रुप, और इसके अलावा टेक महिंद्रा, IT के कुछ एक शेयर्स आपको बीच बीच में दिख रहे होंगे.
एचसीएल टेक दिख रहा है, एलटीआई माइंट्री दिख रहा है। तो ये बैंक वर्सेस आईटी, आज आप देखो बैंक का हैवीवेट फिर से 1% नीचे एचडीएफसी, और इसने अपना काम किया 1450 तक का, उसका से वापस नीचे आया। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये आज ना 0.5% ऊपर है, ये रहना चाहिए। ये अच्छा, ये आप बोले कि हम तो ट्रेड करते नहीं सर, हम तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप को क्यों देखें? स्मॉल कैप और मिड कैप को इसलिए देखो ताकि आपको थोड़ा ग्राउंड पता लग पाए, पिच की रिपोर्ट जिसे कहते हैं ना, वो आपको पता लग जाएगी कि पिच बहुत बढ़िया खेलने लायक है कि धीरे धीरे खेलने लायक है। इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप को अपनी लिस्ट में लगा के रखो, ना करो ट्रेड बट चेक तो करो, चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप मैंने आपके स्क्रीन पे वापस से लेके आया हूँ। खैर, अलग अलग स्टॉक्स पे जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, आज वीकली एक्सपायरी है, अभी शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट एक स्विंग करवाएगा ऊपर नीचे का, देखते हैं वो क्या होता है तब की तब। सृष्टि आपको जरा बता रही है कि छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय क्या हो रहा है, फिर अभिषेक ओपनिंग के सौदे आपके सामने रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल पिक्चर अच्छी दिख रही है, जो स्मॉल और मिड कैप की तस्वीरें सामने जिस तरीके से आई हैं, दोनों ही इंडेक्स अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स फोकस में हैं, जैसे वर्लपूल ऑफ इंडिया, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एआईए इंजीनियरिंग, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लॉरस लैब, तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ कोई ऐसा खास सेक्टर नहीं है जहाँ पे फिलहाल प्रेशर हो, पर कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो ज़रूर दिख रहे हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल में आज तेज़ी है, कल की ब्लॉक डील के बाद हमने देखा कि सेलर्स के और बायर्स के नाम सामने आए, यहाँ पे एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम। इसके साथ GIC-RE और साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये दोनों काउंटर्स भी आज बस करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल पिक्चर तो ठीक ही है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न्स फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, ठीक है, तो ये रहा बाजार का हाल, लेकिन फटाफट अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत हम किरण आपसे करेंगे, बताइए अपनी ओपनिंग ट्रेड्स। सो ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर हमें काफी अच्छी तेजी लग रही है। हमने वेडनेसडे के दिन भी मेटल सेक्टर ही हमारा ओपनिंग ट्रेड दिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था टाटा स्टील 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी एक मेटल सेक्टर के अंदर हमें JSW स्टील डिस्कस करना है। JSW स्टील अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर और 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 1-2 दिन का नजरिया रखें, 810 का स्टॉप लॉस है, और जिस तरह का प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, देयर आर चांसेस कि हम 860 तक की टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर हमें पॉजिटिव लग रहा है, उसमें JSW स्टील। ठीक है, JSW स्टील पर भरोसा, 810 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 30 रुपए ऊपर का टारगेट, 860 रुपए का टारगेट JSW स्टील के लिए। ये किरण की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन। आदित्य, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या सही लग रहा है आपको? देखिए, मेरी नजर IT स्टॉक्स पे है, जैसे मैंने सुबह भी बताया था। HCL टेक मेरा बाय रहेगा 1650.70 में, स्टॉप लॉस रहेगा 1630 और टारगेट रहेगा 1670 से लेके 1690। ठीक है, 1670, 1690, 1670, 1690 रुपए का टारगेट HCL टेक के लिए। ये आदित्य की राय। रत्नेश जी, आपके रिकमेंडेशन, आपने क्या स्पॉट किया अभी ओपनिंग ट्रेड में? मिड कैप पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। BF यूटिलिटी में काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 780 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, वो 840 रुपए तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, 840 रुपए के टारगेट्स BF यूटिलिटीज के लिए, 811 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मयूरेश जी, आपसे कोई हम ट्रेडिंग वाले रिकमेंडेशन तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो दिग्गजों में जहां पर लगता है कि नहीं शेयर चल सकते हैं या फिर वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है, एक बार जरा आप HDFC बैंक पर व्यू दीजिए। आज हम फिर से देख रहे हैं कि 1% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है, तो रह रहे कि सपोर्ट देता है, सपोर्ट फिर वापस लेता है 1450 रुपए के आसपास। फिर से आपको लगता है कि निवेश के लिहाज से साल भर, 1.5 साल, 2 साल के नजरिए से अगर HDFC बैंक इस भाव पर खरीदें तो एक सही सौदा होगा, या फिर अभी रुक जाएं, थोड़ा सा एक कन्विक्शन आ जाने दें, उसके बाद कोई ट्रेड, कोई रणनीति बनानी चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी, आई थिंक जो हम देख रहे हैं मार्केट्स पे इंडिया में, और जो हम पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, हमें लगता है थोड़ी वेट एंड वॉच की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज से निकल जाएगा, और इसके वजह भी है। एनालिस्ट डेक पे अगर आप देखेंगे तो जो कमेंट्री इन्होंने दी है कि दे आर नॉट गोइंग टू चेज ग्रोथ फॉर द हेक ऑफ इट, यानी जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं उनको चेज नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स शायद एडवांसेस ग्रोथ शुड रिमेन द वे इट वाज तीसरे तिमाही में।
और इसलिए जो तीसरे तिमाही के नंबर्स थे शायद Q4 में भी ये नंबर्स रेप्लिकेट हो। निम्स थोड़ी स्टेबल रहेंगी और जैसे सारी ट्रांजिशनरी फेज जहां तक कॉस्ट एलिमेंट्स रहेंगी HDFC के मॉर्गेज बुक को लेके ये सीप इन होंगी और जो एडजस्टमेंट्स होंगे बुक के ऊपर उसको आपको 1 से 2 या 3 तिमाही देनी पड़ेगी। Now this actually coincides with some point of time कि at the second half of this calendar year rate cuts का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और जैसे होता है आई थिंक जो सिनर्जीज बिल्ट इन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज एसेट क्वालिटी प्रेशर सब तो बैलेंस शीट पे इतने रहते नहीं है। आई थिंक इम्पेकेबल क्वालिटी है बैलेंस शीट की एंड जनरली आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ शुड देन इंप्रूव। तो मुझे लगता है आई थिंक मौके आएंगे अगले कुछ हफ्तों में फॉर HDFC बैंक। एक लंबे कंसोलिडेशन से शायद ये स्टॉक गुजरेगा। एट दिस जंक्चर ग्लोबल पोर्टफोलियोज में जो हमारे हैं मार्गवेले मुनीर या मार्केट स्मिथ के वी कंटिन्यू होल्डिंग एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक विद इन द लार्जर प्राइवेट बैंक्स। ओके पर मयूरेश एक बार आपसे पेटीएम पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए लगातार 3 से 4 दिन के सर्किट के बाद आज वो सर्किट खुलता हुआ नजर आया है पर पेटीएम का शेयर लगभग 2% नीचे है। आज मैं देख भी रही थी कि ओपनिंग से पहले कई सारे बड़े सौदे भी हुए हैं पेटीएम के स्टॉक में, पर क्या इन स्तरों पे आप बायर रहेंगे? क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग्स तो और अपनी खास तौर से टारगेट्स तो कम ज़रूर कर दिए हैं पर इन वैल्यूएशंस पे काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं कुछ एनालिस्ट को ये काउंटर। तो क्या आप भी इसको फिलहाल चीप मानते हैं? तो सृष्टि आई थिंक वैल्यूएशन से एक बहुत बड़ा प्रोबेबल गेम होता है क्योंकि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फॉरवर्ड अर्निंग्स डिटरमाइन की जाती है और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नंबर्स जो स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं उस पे शायद एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनता है। नंबर्स क्या आएंगे और क्या एक्चुअली डिलीवरी होगी ये किसी को पता नहीं है। तो आई थिंक इट्स ऑल बेस्ड ऑन असम्पशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द वैल्यू ट्रैप इज। जहां तक पेटीएम का सवाल रहा है मुझे लगता है आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स है। क्या हो सकता है एज फार एज रेगुलेटर्स आर कंसर्न। मार्च 15 तक ऑब्वियसली इन्होंने नोडल बैंक एज एक्सिस बैंक ऑल्टरनेटिव बैंक चूज की है फॉर देयर मर्चेंट्स आउटसाइड द सिस्टम बट विद इन द सिस्टम जो पेटीएम बैंक्स यूज कर रहे थे दे विल हैव टू हैव अ ट्रांजिशन डन टुवर्ड्स एक्सिस और एनी अदर बैंक्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आई थिंक काफी अनिश्चितता है in terms of regulators, what can actually go through as far as their overall operational capabilities are concerned. और इसलिए मुझे लगता है even if the stock might have come off quite significantly from its recent highs, ये piece of news और अनिश्चितता शायद परेशान कर सकती है if the news goes either ways. तो let's wait and watch. I think काफी stocks है broader markets में that can probably be still looked at. इसकी पूरी स्पष्टता आने दीजिए। इवन इफ द स्टॉक मूव्स आफ्टर दैट एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी दैट द वर्स्ट इज प्रॉब्ली बिहाइंड अस। ओके तो थोड़ा सा वेट ज़रूर कर सकते हैं आप पेटीएम में। पर मयूरेश एक बार आपसे एबीबी इंडिया पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए कल नतीजों के बाद एक ज़बरदस्त रनअप हमने इसमें देखा था, आज फिर से वो एक रनअप कैचअप कर रहा है करीब 5% की आज भी तेज़ी है। क्या एबीबी इंडिया के बाद जैसा कि भसीन जी के भी रेडार पे LNT था या अन्य कैपिटल गुड्स स्पेस पे सिमेंस इंडिया ले लीजिए, क्या इन पे अब नज़र रखनी चाहिए? फिनोमिनली वेल और ऑब्वियसली जो टेलविंड्स थे ये प्ले आउट हो रहे हैं। सो हमने जब देखा है कि जो ऑर्डर्स ये सारे कंपनीज को आ रही थी, जो एबीबी की कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, आई थिंक ये काफी शानदार थी। दे आर सेइंग हायर मार्जिन ऑर्डर्स कम थ्रू और मार्जिन ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। हायर सिंगल डिजिट से मिड टीन्स की मार्जिन ये सोच रहे हैं, विच मीन्स एक नेचुरल ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा। आप ये भी देखिए फॉर स्टॉक्स लाइक एबीबी जो म्यूचुअल फंड्स की एक ओवरऑल ओनरशिप थी ये शायद 4 या 5% के आसपास थी। So compared to the overall weightages that a lot of mutual funds have across the capital good stroke infra stroke manufacturing space, ये spaces में शायद ownership थोड़ी कम थी। तो पोस्ट नंबर शायद थोड़ी allocations बढ़ रही हैं post commentary as well. And across the spectrum, Siemens, Cummins, ABB सारों ने अच्छे numbers पेश किए हैं। Going forward, obviously जो triggers रहेंगे या टेलविंड्स रहेंगी ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर में बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस शायद ऑर्डर थम जाए बट इट विल रिज्यूम वंस द इलेक्शंस आर ओवर और ऑर्डर्स शायद थिक एंड फास्ट आने चाहिए विद द सेम मार्जिन ट्रेजेक्टरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिए जाते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑर्डर और इसलिए जो वर्किंग कैपिटल साइकिल पहले अटका हुआ रहता था एक दशक पहले
is going on a very fast track, जो कैश फ्लो भी जनरेट करता है फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के एक जो पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जंप अप देखने मिला है। क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं? यस, कंपेयर टू व्हाट इट वाज डिलीवरिंग 2 या 3 इयर्स बैक। क्या ये अपने मूविंग एवरेजेस जैसे हम ट्रैक करते हैं मार्केट्स में इंडिया में, इज मूविंग significantly higher? Absolutely yes. तो मुझे लगता है जिनके पास है they should continue riding the momentum. Fresh investors should wait for pullbacks on any of these high quality names. ठीक है महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैक टू बैक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पता कर लिए, पूछ लिए, काफ़ी इंटेलिजेंस आपसे हमको मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वापस एक बार अगर मार्केट पे लौटे तो आपको निफ्टी दिखा देते हैं, 15 पॉइंट नीचे दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी आपको 85 पॉइंट दिख रहा होगा। भले आज गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर था, लेकिन आपको तो 1 मिनट भी नहीं लगा लाल निशान में आने में, इसलिए लेवल्स की वेट कीजिए, लेवल्स की रिस्पेक्ट कीजिए। वो लेवल्स हो सकता है आपको जब मिले तो आपका भी मन अच्छा लगेगा कि देखिए मेरे पास, मैंने अपने लेवल्स पे खड़ा रहा और बाजार में को बढ़िया तरीके से ट्रेड देखे गया। हाई शो एक वर्ड होता है, उसको आपको नहीं करना बाजार के अंदर कि ये भी पालू, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी नहीं करना, शांति रखो, मिलेगा बढ़िया सबको, मार्केट अच्छे से प्रोपेल। अब देखो मिड कैप इंडेक्स आ गया ना लाल निशान, यही मेरा कंसर्न था कि सुबह मिड कैप और स्मॉल, मेरे को ट्रेड नहीं करना है मिड कैप और स्मॉल कैप में, बट मेरे को कन्विक्शन तो हाई रखनी है ना, अपनी कन्विक्शन हाई रखने के लिए मैं बड़े इंडाइसिस को पकड़ूंगा, लेकिन छोटे से चेक तो करूंगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हो क्या रहा है। तो ये अभी भी आप देखो डेज लो पे खड़े हो रहे हैं, तो ये कन्विक्शन मेरा लो करेंगे। और आप देखो अब बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट अपने गंवा चुका है और निफ्टी भी डेज लो पे आ गया। ये गेम सिर्फ कन्विक्शन का हो रहा है। खैर एनी हाउ, मैं इससे थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि इंडेक्सेस पे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। जरा स्टॉक्स पे आता हूँ। हेवल्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और चल सकता है। आज प्रशांत जी की कॉल्स थी, प्रशांत जी अभी शायद विंडो में नहीं होंगे हमारे साथ, हैं तो ज़रा बताइए, नहीं है तो एक काम करते हैं, रत्नेश गोयल से आधा काम करवा लेते हैं। प्रशांत जी ने आज हेवल्स दिया था, डाटा सही बन रहा है सर स्टार्टिंग का। एक बार रत्नेश सर आप अपना व्यू पॉइंट भी दो हेवल्स पे। इसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन दिख रहा है, एक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत जो सप्लाई इसको आएगा वो 1440 से 1450 के आसपास में आएगा। तो वहां तक इसमें जाने की अभी भी ताकत दिखती है। तो अगर इन्होंने किसी ने लिया है मॉर्निंग में कॉल के ऊपर, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, पार्शियली बुक करके यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल करेंगे वो 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे 1440 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक और शेयर भी मेरे को आपसे पता करना है। रत्नेश सर आपसे पता कर रहा हूँ, जरा स्पीड से बताते जाइएगा। एम्फेसिस, मेरे को इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है और मेरे को लग रहा है ये आज आईटी का ये शेयर भी चल सकता है। एम्फेसिस, एम से शुरू होगा, PHASIS। सर जरा ये चेक करो आप। एम्फेसिस हमने तेजी के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, अपने की एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है। 2650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट बनते हैं यहाँ पे 2750 से लेकर 2770 तक के बनेंगे। ठीक है, एक शेयर मेरे को और पता करना है। सेल के अंदर आज गिरावट है, ऑलमोस्ट 3% की हो चुका है। इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, फ्यूचर वाली PCR, उसमें आप देखोगे करीब 7 से 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होगा। आज मेरे को लग रहा है जिस तरह का OI के साथ पिटा है ना, ये ऊपर जल्दी नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो फिर टूट जाएगा। एक बार चेक करेंगे आदित्य आप इसको, मेरे को लग रहा है एक वीक कैंडिडेट है, इसमें भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए, एवरेजिंग से भी थोड़ा रुकना चाहिए इसमें। बिल्कुल, देखिए 134 का कल हाई लगाया है सेल ने और वहां पे काफी सारे कॉल राइटर प्रेजेंट थे 135 पे। तो बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ कि अभी स्टॉक को काफी मुश्किल लगेगी ऊपर आने में, तो बिल्कुल अवॉइड करें लॉन्ग पोजीशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, एक शेयर मेरे को जरा और पता करना है, एक्सिस बैंक, इसका ओपन इंटरेस्ट वाली फ्लेट भी दिखा देना वापस से। इसका प्राइस एक्शन ठीक है, आज बैंकिंग को जो बैंक निफ्टी को संभालेगा वो, हालांकि संभालेगा वर्ड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रुक चली जाएगा एकदम से, बट एक्सिस बैंक थोड़ा ठीक लग रहा है आज और डाटा भी ठीक है इसका शुरुआत का। एक बार जरा चेक करेंगे आप। प्रशांत जी आप आ गए ना, एक बार जरा आप एक्सिस बैंक चेक करो तो। डिम्पी जी, ये मेरा मॉर्निंग कॉल था हेवल्स और एक्सिस, तो मैंने 1125 का टारगेट दिया हुआ है एक्सिस पे और हेवल्स पे 1450। तो मुझे लग रहा है हेवल्स भी अच्छा चल रहा है, एक्सिस भी अच्छा चल रहा है। 1125 के लिए होल्ड कीजिए, 1125 आए तब पार्शियल बुक करके जो बैलेंस है उसको 1110 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कीजिए। ठीक है सर, आपके दोनों शेयर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। हेवल्स भी मैंने थोड़ी देर पहले रत्नेश से पूछ लिया था, अनफॉर्चुनेटली आपसे उसमें बात नहीं हो पाई थी। और एक्सिस बैंक आपने वापस से अपना कन्विक्शन हाई बता दिया। डन सर, आपके दोनों शेयर बढ़िया चल रहे हैं, मार्केट के विपरीत चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ 18 स्वदेश के जो एनालिस्ट हैं वो आपको बढ़िया है। एक बार जरा दिखाएंगे आप निफ्टी,
आप दिखाइए जरा एक बार, निफ्टी 63 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे आ चुका है। आप सिर्फ लेवल्स की वेट करो, आप वेट करो कि मेरे को उस लेवल पे आके लेना पोजीशंस, मैं लूंगा बस उस लेवल पे। मेरे को हड़बड़ाहट नहीं करनी। हड़बड़ाहट जिन्होंने की आज वो फंसे हुए हैं, अब वो सिर्फ एवरेजेस के बारे में या निकलने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल में आ गई है। लेकिन जिन्होंने लेवल्स के लिए वेट किया उनके दिन अभी ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्लस ही नहीं किया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ 21,900 के आसपास आके जब तक मेरे को इसके नीचे नहीं मिलता, मैं ट्रेड लेने में थोड़ा घबराऊंगा, डरूंगा, और मेरे को पोजीशंस लेने में थोड़ा डर लग रहा है इस समय। बट एनी हाउ 200 पॉइंट करीब में बैंक निफ्टी आकर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक शेयर में ज़रा जल्दी से और पता कर लेता हूँ जो मेरी शीट में हमको बढ़िया लग रहा है। एम्फेसिस मैंने पूछ लिया, यस। कफोर्ज दिखाएं एक बार, कफोर्ज रत्नेश सर एक बार ज़रा कफोर्ज चेक करना। कोफोर्ज में हालांकि चार्ट में भी किसी तरह की कमजोरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, इसमें काफी अच्छे फॉर्मेशन और आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी इंडाइसेस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदारी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप साइड में 6550 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं वो पहला जो टारगेट बनाया 6700 का बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वो सप्लाई जोन है, तो वहाँ पे एक बार रुकेगा तो वहाँ पे जरूर मुनाफा बांधे। तो 6700 के टारगेट के लिए 6550 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 6700 रुपए के टारगेट के लिए कोफोर्ज को खरीदने की सलाह है। आदित्य, बीपीसीएल ये बताइए कि शॉर्ट करना है इस लेवल से भी या फिर अब लेना चाहिए? हालांकि ये बहुत चला है, मतलब गजब की रफ्तार रही है बीपीसीएल के शेयर की। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने स्टॉक पे शॉर्ट की सलाह दी थी कुछ दिनों में, अभी अच्छा गिर चुका है। मेरा मानना है कि स्टॉक में रिकवरी आए तो भी इसमें बाय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के पैटर्न इस तरीके के बन नहीं रहे कि आपको लंबी रफ्तार से ये ऊपर जाता हुआ दिखे। जो भी ऊपर आएगा वो सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि पैटर्न अब बुलिश नहीं रहे। तो आप वेट करें, इस पे थोड़ा करेक्शन आने दें, और इसमें 5 to 10% करेक्शन और आ सकता है। अगर बाजार में भी गिरावट बढ़ती है तो मेरी बाय की तो सलाह बिल्कुल अवॉइड रहेगी। ठीक है, खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अशोक लेलैंड बहुत ही एक नैरो रेंज में भी है और कहीं ना कहीं हम ब्रेकआउट का इंतजार ही करते रह जाते हैं। 170 रुपए के आसपास का इसका भाव होना चाहिए, जरा इसको चेक करेंगे। अशोक लेलैंड 169 रुपए 10 पैसे, ये नीचे आज है और नीचे जाएगा क्या प्रशांत जी? जी, मैं इस शेयर को टोटली अवॉइड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि इसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है ऑटो सेक्टर को। तो मैं प्रेफर करता हूँ अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स, मारुति में जब भी डिप आए, मेरे हिसाब से इसको छोड़ देना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिकली स्टॉक में हो तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 164, 164 स्पॉट क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोज हो तो एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, 164 रुपए का स्टॉप लॉस अशोक लेलैंड के लिए। आज हम देख रहे हैं कि बीएफ यूटिलिटीज़ और बीएफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों शेयरों में आज फिर से तेज़ी है और बढ़िया रफ्तार रही है। पिछले महीने भर में बीएफ यूटिलिटीज़ में तकरीबन 44-45% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। आदित्य, आप ज़रा बताइए बीएफ यूटिलिटीज़ ये कितना चलेगा अभी? देखिए, बीएफ यूटिलिटीज में पैटर्न अच्छे बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया बनाए 3 महीने का तो इसको बाय कर सकते हैं। 8.2.65 में बाय करें, और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 750 का, और टारगेट जो है वो है 870 से लेके 950। शॉर्ट टर्म में बाजार में गिरावट आएगी तो इसमें भी गिरावट आ सकती है, बट पोजिशनली व्यू स्टॉक में काफी पॉजिटिव है और ये बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बीएफ यूटिलिटीज़ में तेज़ी आ सकती है। पावर ग्रिड, परसों के सत्र में हमने देखा कि बहुत अच्छी रफ्तार दिखा रही थी, लेकिन 2 दिन से बिल्कुल लगता है कि नहीं, स्टीम इसमें से निकल गई। 275 रुपए पर आ गया। इसमें तो 300-300 रुपए तक के टारगेट्स सुझाए गए थे। रत्नेश जी, पावर ग्रिड अभी इसको लेना है क्या 300 के टारगेट के लिए, या फिर लगता है कि अभी थोड़ा नीचे ही जाएगा ये? पावर ग्रिड में देखिए अभी भी हालांकि चार्ट में कुछ वीकनेस नहीं हुआ, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है अपने एवरेजेस से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो डीप आ सकता है। तो 260-265 रुपए की रेंज, 260-265 रुपए की जो रेंज रहेगी वो काफी अच्छी सपोर्ट दिखता है, वहां पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। और फिर 255 रुपए के स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा डीप आने तक, उसके बाद में फिर उसमें खरीदारी करें। बैंक निफ्टी का आज का लो बना है, वो बना है 46,797, 797, और सुबह हमने आपके सामने बात रखी थी कि 46,800 पे आप पहली बार अपना सौदा पंच करना
और थोड़ा उसके अंदर फिर रुक जाना। आज डॉट 46,800 पे ही उसने अपना लो टिकाया और 65 पॉइंट ऊपर लेके आया। तो आपको सिर्फ लेवल्स की वेट करनी है। हमारा एक लेवल जो बैंक निफ्टी का वो पूरा हो चुका है। अब आज तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ आप। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या, या तो मैं अपनी खरीद का लगाऊंगा, मैं 46,500 का लगाऊंगा जो मेरे सीरीज़ का स्टॉप लॉस है। आओ जरा निफ्टी पे। निफ्टी का जो आज का लो लगा है, अभी 75 पॉइंट नीचे है, वो लगा है 797 का, सॉरी माफ़ कीजिए, निफ्टी का लो लगा है 964 का, तो 950 के आसपास है। अभी मेरे को लग रहा है कि 50 पॉइंट की गुंजाइश हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 50 पॉइंट को छोड़ सकता हूँ और मैं 950 पे ले सकता हूँ, तो फिर आप देखना, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत पोजीशन लो, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि मार्केट के अंदर जो भी रखो वो अभी हल्के हाथ से करो। बाजार बहुत ही वॉलेटाइल है और आपको बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट में आना है। कल था ना बाजार टूटा ना, आज फिर से टूटा ना, और परसों क्या था, हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, याद है ना सबको। 48 आवर्स पहले हमने ऑल टाइम हाई लगाया है और हम वापस से टेस्ट करवाने जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 22,000 के नीचे आके ट्रेड करें, 21,800 भी टेस्ट करवा दे। तो थोड़ा देख देख के चलो आप सब कुछ, ठीक। आगे आ जाते हैं, थोड़ा और हम ट्रेड पता कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड। एक इंडस टावर दिखाइए, बाजार चल रहा है, टूट रहा है, लेकिन इसने कसम खा ली कि मैं 220 से ऊपर नीचे नहीं करूंगा। प्रशांत जी कितना डिस्टर्ब और करेगा, कितने दिनों और परेशान करेगा, क्योंकि 4 दिन हो गए, 4 एक्सपर्ट्स ने इस पर ट्रेड दिया, सब 220 पे ही देके गए, लेकिन ना हिल रहा है ना टूट रहा है। टूट तो जाए, फिर टूटता भी तो नहीं है। डिम्पी जी, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो है 214, 215। तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल इंटैक्ट है इसमें बाइंग की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली सिर्फ 4 पॉइंट का, स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 214 होना चाहिए और ओवरऑल इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 230 पे। तो एक टाइट रेंज में मुझे लग रहा है कि रेंज प्ले के लिए ठीक है अगर आप 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 10 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, बट इसको कैश में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि एफएन में मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी होगा। नहीं, ठीक बात आपकी ये कह रहे हैं कि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बार अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह आपको मिल रही होती है, आपका पैसा का एक दो जगह पे पार्क हो जाता है ना, आपको दुख होता है। देखो रिटेलर्स का मैं एक लाइन खींच के रखता हूँ, मेरे को ऐसा मानना है कि रिटेलर 5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं लेके आता। एक निफ्टी का लॉट लेने में 1 सवा लाख रुपये लग जाता है, बैंक निफ्टी का एक लॉट लेने में 1.25 लाख रुपये लग जाता है। 2 लाख रुपये तो वैसे ही चलेंगे, एक लॉट से भी एक्सपेरिमेंट करोगे इंडेक्स को, तो 3 लाख रुपये में फिर आप कैसे कैसे काम करोगे। फिर होता क्या है कि बहुत सारे सौदे नहीं ले सकते, हर एक्सपर्ट्स अपने बता रहा है ट्रेड, तो आपको थोड़ा पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा और अपनी कन्विक्शन को मिक्स करना पड़ेगा। ये एथेनॉल डाइल्यूशन वाला काम है कि आप भी अपने उसके अंदर मिक्स करो अपनी कन्विक्शन, जहाँ कन्विक्शन हाई है वही सौदा पंच करो, नहीं तो फिर छोड़ते जाओ। आगे बढ़े, एक शेयर में को और ज़रा पता करना है शुरुआत में, जहाँ पे डाटा स्ट्रॉन्ग थोड़ा बन रहा है। एक जरा टेक महिंद्रा लेके आएंगे। टेक महिंद्रा और ओबरॉय रियल्टी दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जरा दिखाएं, जरा दोनों को दिखाना। आप फ्यूचर वाली दिखा सको तो और अच्छी बात है। टेक महिंद्रा और ओबरॉय रियल्टी दोनों में शॉर्ट कवरिंग किस में ज़्यादा दम है, आदित्य जरा चेक करो आप। दोनों शॉर्ट कवरिंग है, मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन फिर भी दम किस में है। मैं स्विंग ट्रेड का बेनिफिट लेना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से देखिए शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दमदार टेक महिंद्रा में है और ज्यादा बारूद टेक महिंद्रा में है। तो टेक महिंद्रा को बाय कर सकते हैं 1313 में, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1290 और टारगेट रहेगा आपका 1330 से लेके 1340। ओके, तो टेक महिंद्रा और ओबरॉय रियल्टी दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पर इस बीच आयशर मोटर्स ये निफ्टी का टॉप गेनर आ चुका है। कल भी हमने एक अच्छा रनअप देखा था, करीब 1-1.5% मजबूती के साथ क्लोज हुआ था, आज भी 2% की तेजी दिखा रहा है। रत्नेश, यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? पूरा ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। आयशर मोटर में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है और अपने मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अभी किसी तरह कमजोरी, बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे। तो यहाँ पे एक 3820 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट जो बनेगा वो 4000 रुपए तक का बनेगा। 4000 पे थोड़ा सा सप्लाई है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर जो टारगेट बनेंगे वो 4100 रुपए तक के भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बनता है 3800 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, तो आयशर मोटर्स यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ज़रूर बन सकता है। इस बीच कई सारे आईटी काउंटर्स जो हैं रिबाउंड दिखा रहे हैं। और आदित्य, आपने थोड़े समय पहले, मतलब मार्केट खुलने के ठीक पहले एक हाईलाइट भी दिया था कि आज का स्टार परफॉर्मर हो सकता है। देखिए टेकएम पे तो हमने बात की, पर HCL टेक, TCS, LTI, माइंडट्री, कोई और आईटी काउंटर जो कि आपके रडार पे आ रहा हो?
सृष्टि जी देखिए बुफे लगा हुआ है और सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो कोई भी आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। ऑल्दो मेरी टॉप बेट मैंने बता दी, HCL टेक है, TCS है, और अभी डिम्पी जी ने टेक महिंद्रा पूछा, तो ये 3 मेरी टॉप बेट रहेंगी। बाकी भी आपको फॉलो अप मूव देखने को मिल सकता है, और बिरला सॉफ्ट भी एक पॉजिटिव लग रहा है अभी मुझे, उसको भी बाय किया जा सकता है 815.95 में, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसमें 800 का, और टारगेट रहेगा 830। ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि कन्विक्शन ज्यादा है TCS में, HCL टेक में और टेक महिंद्रा में। ठीक है, ना जाने कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जीवा पर सरस्वती बैठी होती है और कुछ कुछ वैसा ही आज हमको फिर से इंडाइसिस पे देखने को मिल रहा है। आप देखो थोड़ी देर पहले ये निफ्टी बकायदा हरे निशान में भी आ गया था और वहीं से घूमा 950 से। हमने आपको थोड़ा इंडिकेट भी किया था कि अगर आप थोड़ा बहुत लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो। आप एकदम से स्पीड से ऊपर आया, लेकिन इस 16 का विक्स ने इसको ऐसे बैठने नहीं देगा। आप ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन छोड़ के चले जाओगे और आपको खाना पीना 2-2.5 घंटे का काम है आप करके आ जाओ, ऐसा नहीं करने देगा आपको। 16 का विक्स नहीं करने देगा ये। तो इसलिए आपको स्क्रीन पर नज़र गड़ा के रखनी है, अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है, और अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करके आएगी। फ्यूचर्स निफ्टी के वो हरे निशान में है, फ्यूचर्स निफ्टी के हर निशान में है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी अब हरे निशान में आने को हैं, सिर्फ 20 पॉइंट की वहाँ पे भी गिरावट रह गई है। तो बी अवेयर, सावधान, जहाँ जहाँ पे मौका मिले सौदा प्लस करो। और डॉट 46,800 पे आज बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया। अगर आपको ट्रस्ट ना हो रहा, आप यूट्यूब वापस चेक कीजिए, हमने आपको 46,800 प्लस करवाया था और वहीं से घूम गया। 2-3 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। अभिषेक। ये बिल्कुल, तो निफ्टी को लेकर ये इनसाइट्स डिम्पी के, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहा है। चाहे यहाँ पे HEG को देखिए 4.5% के आसपास की तेज़ी है, ग्रेफाइट इंडिया में करीब 3.5% के आसपास की तेज़ी है। आदित्य, इन दोनों शेयरों में से अगर आप पूछें कि अभी कहाँ पर गुंजाइश है थोड़ी सी और तेज़ी की, आपको बेहतर क्या लग रहा है? देखिए मुझे HEG ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। HEG को बाय कर सकते हैं 1697 में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1640, और टारगेट है आपका 1740 से लेके 1800। ठीक है, ग्रेफाइट बेहतर है, लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए बेहतर क्या है, कहां पर आपके लिए पैसे बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑप्शन का एक धमाकेदार ट्रेड लेकर। सोनी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पैसे बनेंगे अभी? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे जो हमको अप्लाई करना है ऑप्शंस के चैंपियन में आज, वो है एक बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर व्यू बनता है बैंक निफ्टी का तो 46,800 कैश के लेवल में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और फॉलोड बाय 46,500, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी काफी टाइम के बाद 47,000 का एक पेन पॉइंट था, उसको क्रॉस भी किया है। ऑब्वियसली आज थोड़ा सा उसमें डिप लिया है, बट बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। यहाँ पे हमको लगता है कि बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा, और वीकली एंड जो मतलब 29 फरवरी का जो एक व्यू बनता है, यहाँ से करंट लेवल से 48,000 तक टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड हमको लेना है बैंक निफ्टी 29 फेब एक्सपायरी की 47,500 कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, एक लॉट बाय करने का रेंज है 250 से 270 के बीच में। और सामने हेज करने के लिए आपको बैंक निफ्टी की 29 फरवरी 48,000 कॉल ऑप्शन सेल करना है, एक लॉट सेल करने का रेंज है 140 टू 150। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें मैक्सिमम रिस्क आपका है, जो प्रीमियम आउटफ्लो हो सकता है वो है 115 रुपीज, यानी कि 1700 रुपीज का यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम रिस्क है, आउटफ्लो जितना है प्रीमियम का। और मैक्सिमम टारगेट या रिवॉर्ड कहते हैं, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक्सपायरी टुवर्ड्स 48,000 को टेस्ट करता है तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 250 टू 350 पॉइंट्स कंबाइंड प्रीमियम में, यानी कि 5,000 टू 5,700 आपका प्रॉफिट होगा। तो इसलिए 29 फरवरी की एक्सपायरी के लिए ये सेफ स्ट्रैटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, हफ्ते भर का समय है 29 फरवरी की, और बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी बैंक में 47,500 की कॉल खरीदनी है आपको, और ऊपर वाली कॉल 48,900 की उसको बेचनी है। कॉल खरीदनी है 250 से 270 के रेंज में,
और बेचनी है 140-150 रुपए की ये होगी। अधिकतम मुनाफा 5,700, अधिकतम नुकसान ऑलमोस्ट उसका 1/3 हम कहेंगे 1,725 रुपए। तो एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रेटजी में ऑप्शंस की। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एफएनओ में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो अपने रिस्क को पूरी तरह से एसेस करके, समझ के, सोच कर आपको ट्रेड करना है और स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। प्रशांत जी, जरा एशियन पेंट्स आप देखिए। एशियन पेंट्स देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस इंडस्ट्री में, हालांकि एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रांग है, अलग ही बिजनेस मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक नए एंट्रेंट की, दमदार एंट्रेंट की अगर पैठ मजबूत होती है तो थोड़ा सा हिट तो होता है। वैसे भी बिरला जी का लक्ष्य है कि नंबर 2 प्रॉफिटेबल कंपनी बना जाए पेंट इंडस्ट्री में। एशियन पेंट्स टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं इसकी? 3,000 रुपए के नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 1.5% के आसपास की कमजोरी। प्रशांत जी, अगर हम इसको कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक इंसान जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है उसको 10वीं का पेपर लिखने दे और एक 5वीं के स्टूडेंट को लिखने दे तो क्या फर्क होगा? मैं दोनों में यही फर्क देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है बिल्कुल इस लेवल पे बाय करना चाहिए एशियन पेंट्स को। इनफैक्ट इस नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव एंट्री के हिसाब से यूज करना चाहिए। बेस फर्म बन चुका है और पोजिशनल बाय होगा कैश में, इसमें कोई एफएनओ ट्रेड मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि 2950-60 के बीच ट्रेड कर रहा है। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखिए 2890, 2890 और ऐड कीजिए जब तक ये स्पॉट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती है। मुझे लग रहा है यहाँ बेस फॉर्म होके ये स्टॉक कंफर्टेबली 3100 तक जा सकता है। ठीक है, 3,100 तक जाने की गुंजाइश है एशियन पेंट्स को लेकर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम आज एक्शन देख रहे हैं उसमें से एक है डिफेंस वाले। कुछ स्टॉक्स में देख रहे हैं कि एक्शन बढ़ रहा है। आप मेधानी को देखिए, मिश्र धातु निगम को देखिए, एमटार टेक यहाँ पर तेजी हम देख रहे हैं। मेधानी, इस पर आप व्यू दीजिए आदित्य, और तेजी बनेगी इंट्राडे के दौरान? की जा सकती है पर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि स्टॉक आदित्य, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, जी मुझे आवाज आ रही है। आदित्य, जरा मेधानी देखिए 7.5% ऊपर, और चलेगा क्या ये? देखिए, मेधानी में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, बट अगर आपका इंट्राडे नजरिया है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 440 के आसपास आ रहा है। तो ज्यादा बड़ी तेजी का आउटलुक इंट्राडे में नहीं है, पर आपका अगर कुछ दिनों का व्यू है या फिर आधे एक महीने का व्यू है तो इसको बाय किया जा सकता है 433.80 में। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 415 का, और जो आपका टारगेट बन के आ रहा है वो आ रहा है 450 से लेके 469। ठीक है, डन। खैर आगे बढ़ते हैं। एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है, इरिडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। और मैं तो आपको पर्सनली बधाई नहीं दे पाया इरिडा की, क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई थी, अच्छे से शानदार हुई, लेकिन आज फिर से मौका मिल रहा है तो लिस्टिंग आपकी अच्छी हुई, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम पे जब आप हमारे साथ जुड़े थे आपने लंबे चौड़े प्लान बताए थे इरिडा के, तो मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। सर, लिस्टिंग के बाद की अभी तक की जो सिचुएशन है उसने क्या आपने अचीव कर लिया, और इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होते होते तक और क्या अचीव हो जाएगा, जरा वो पहले क्लियर कर दीजिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स फर्स्ट। सेकेंड, हमने कोई लंबा चौड़ा नहीं बोला था, क्योंकि 36 साल का कंट्रीब्यूशन कंपनी का है। मैं अगर एक मिनट एक साल के बोलूंगा तो 36 मिनट लगेगा। मेरे ख्याल से मेरे 3 इंटरव्यू लेंगे तब जाके आपका पूरा हो पाएगा। On a very lighter sense, see, as a responsible non-banking finance company and who is lending in a challenging and emerging sector, and जिसका लोन बुक अधिकतर प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे हमारा आईपीओ का टाइम पे हमने जो डिस्कशन किए थे, हमने ये कंफर्ट दिया था कि हम लगातार हमारा नेट एनपीओ को घटाएंगे। आप देखेंगे लगभग 2 से नेट एनपीओ 1.52 तक आ चुका है, और हम उम्मीद करते हैं मार्च तक इसको और नीचे ले आने के लिए। वो सबसे बड़ा चीज है। बिजनेस तो बढ़ रहा है, लोन बुक बढ़ रहा है,
लोन बुक अभी 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तब 47,000 करोड़ था। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे, 9 इयर्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी, 9 मंथ्स का प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी अच्छा रहा है। और रही मार्केट का, आईपीओ के बाद शायद ऐसा कोई आईपीओ हुआ है जो हमारे नॉलेज में है जो इतना कम समय में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। उसका मेन श्रेय जाता है जो हमारा शेयर होल्डर है उनका हमारे ऊपर भरोसा और रिन्यूएबल सेक्टर का भरोसा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट इंटरनेशनल फोरम में दिया हुआ है और हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है उस पर सपोर्ट करना। सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हाट वी हैव सीन। दीप जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। जैसे कि खबरें हैं और कि रिटेल प्रोजेक्ट के लिए आप नया डिवीजन लगाएंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं रिटेल की। अगर हम बात करते हैं तो रूफटॉप सोलर हो गया, पीएम कुसुम हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, B2C वाला भी सेगमेंट आ जाता है। तो सर किस तरह का पोटेंशियल आप देख रहे हैं और इसको लेकर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? देखिए, हम रिटेल में जैसे आपने ई मोबिलिटी का बताया, आप एनसीआर में देखेंगे ब्लू स्मार्ट कार चलता है, उसका पीछे इरेडा लगा हुआ है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि इरेडा का कार है, बहुत दिन बाद उनको पता चला इरेडा फाइनेंस कार है ये। एंड हम पहला संस्था है जो इस टाइप ऑफ चीज को ब्रेक थ्रू लाया और अभी बाकी लेंडर इसको भी देने के लिए तैयार है, दे भी रहे हैं। तो ये इरेडा का जो गेम चेंजर इमर्जिंग सेक्टर में आके प्रोजेक्ट ऑफ बैंकेबल बनाना, वो एक एग्जाम्पल है। इसका अलावा हमने एक हार्डकोर रिटेल जो ई रिक्शाज होते हैं वहां पे हमने काफी फाइनेंसिंग की है, बट वहां पे हम लोग डायरेक्ट नहीं किए हैं। हमने एक दूसरा एनबीएफसी को लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऑलमोस्ट 60-70 हजार ई रिक्शाज उसका फायदा लिए हैं। जो नॉर्मल ई रिक्शा को हमारा देने का पहले जो ऋण उसका जो इंटरेस्ट रेट होता था 28 से 34% का रेट पे होता था, हमारा देने के बाद वो 17.76 के रेंज में आया। हमने एक अपर कैप लगाया कि आप 18 से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो उससे हमें एक एक्सपीरियंस हुआ और हमारे मंत्रालय का नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे जैसे नया सोर्सेस को इन्वेंट कर रहे हैं या डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसको बैंकेबल बनाना इरेडा का एक दायित्व है। अभी इरेडा लिस्टिंग हो चुका है, उसका साथ साथ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को भी देखना उसका दायित्व है। रिटेल स्पेस में खास करके रिन्यूएबल लैंडिंग के लिए इतना कोई प्रोएक्टिव होकर आ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा रिटेल डिवीजन ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जो हम रिटेल को कर रहे थे अब उसको एक डेडिकेटेड डिवीजन बना के फोकस फुल माध्यम में कर रहे हैं। प्लस हम हमारे मंत्रालय को रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि हमें एक सेपरेट सब्सिडियरी बनाने के लिए इजाजत मिले, जिसमें नीति आयोग और दीपम का भी लेना पड़ेगा एंडोर्समेंट। उसके बाद हम उसको खोलेंगे। बहुत रिसेंटली हमने गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने के लिए लिया था, जिसमें हमारा मंत्रालय दीपम और नीति आयोग दे दिए थे, बट आरबीआई का एनओसी बाकी था, वो भी मिल चुका। हमने आरओसी में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फाइल कर दिया। बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक तक हमारा वो गिफ्ट सिटी में ऑफिस ओपन करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। खैर, गिफ्ट सिटी का ऑफिस जो होगा वो रिटेल और उसके लिए नहीं होगा, वो बेसिकली जो फॉरेक्स बोरोइंग करके फॉरेक्स लेंडिंग हम कर सकते हैं। आज का दिन में जो ओवरसीज फंडिंग हम पहले इरेडा ला के सस्ते फंड दे सकता था, दे पा रहा था, और सेक्टर को जो विंड सोलर हाइड्रो आज मैच्योर्ड हो गए उनको कराया लास्ट 25 साल में 27 साल में। बट अभी जैसे कि नया और इमर्जिंग में ग्रीन हाइड्रोजन हुआ या आपका सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट इंटीग्रेशन आत्मनिर्भर भारत में हम करने जा रहे हैं। लगभग उसमें 100 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी होने का उम्मीद है 3 से 4 साल के भीतर। आज का दिन में करीब 30 गीगावाट तक हो चुका है, 30 से ऊपर हो चुका है। तो उसमें जो होगा, उसमें जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनको फॉरेक्स लगेगा, हम फॉरेक्स बोरोइंग करेंगे और उनको फॉरेक्स में लैंडिंग करेंगे, उनसे फॉरेक्स में सर्विसिंग भी लेंगे। तो नेचुरल हेजिंग होगा जिसमें ऑलमोस्ट 3.5 से 4.5% का बचत होगा। उसमें अधिकतर पोर्शन हमने हमारे डेवलपर को शेयर करेंगे सो दैट कि सेक्टर ज्यादा जल्दी बैंकेबल हो। कमिंग बैक टू रिटेल, रिटेल में रूफटॉप और कुसुम ये दोनों भारत सरकार का जो है, माननीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी सूर्य गृह स्कीम में बता चुके हैं 1 करोड़ हाउसिंग को हमें करना है। उसके लिए आरईसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आरईसी का पैन इंडिया फिजिकल प्रेजेंस है, ऑफिसेस है, और उनका लोन बुक में अधिकतर गवर्नमेंट लोन और वो स्टेट यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके साथ उनका आए दिन बैठना उठना होता है। हमारा बुक में वो सब लोन है नहीं, क्योंकि हमारा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। स्टेट यूटिलिटीज को देखेंगे तो मुश्किल से 5-10% हमारे बुक में होंगे। तो वो मेन था कि उसको बैंकेबल करने के लिए स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का साथ हैंड होल्डिंग करके, क्योंकि जैसे हमने घर घर बिजली बनाए,
तो आरईसी ने नोडल एजेंसी रहे और आरईसी जो पावर पीएसयूज है उनका माध्यम से स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ हाथ मिला करके उसको अचीव किए। तो सिमिलरली इसको घर घर अभी हम सोलर अगर करना है तो उसी तरह थॉट पे आगे चलना पड़ेगा, उसी तरह नेटवर्क को लेके करना पड़ेगा। रही बात बैंकिंग के लिए, अभी आरईसी या एमएनआरई पूरा क्लियर गाइडलाइन उसमें नहीं लाए, बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे भी आएगा, जहां पे बैंकेबिलिटी का बात होगा, जैसे इरेडा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया अभी तक, आगे भी करेगा। और जैसे हमने बताया कि हमने एक डेडिकेटेड रिटेल सब्सिडियरी करने की प्लान की है, तो रिटेल स्पेस को कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। आज देखिए सोलर लास्ट 10 साल में 28 गुना बढ़ चुका है कंट्री में। इसी तरह अगर रिटेल को हम फोकस करके करेंगे, घर घर तो सोलर होगा, घर घर रिन्यूएबल भी होगा, खाली सोलर क्यों, और भी हो सकता है, वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी, वो भी हो सकता है। प्लस हमारा एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी में जो अगर हम एग्रीकल्चर को सोलराइज कर दे, एग्रीकल्चर को सोलराइज कर दिए, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। जी प्रदीप जी, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा एक फॉलो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि गिफ्ट सिटी में आपका ऑफिस जल्द ही आने वाला है, पर समझना चाहेंगे कि आपने ये तो बोला कि फॉरेक्स में बोरोइंग और लेंडिंग से कुछ कॉस्ट सेविंग ज़रूर होंगी, पर लोन बुक को किस तरीके से ये ऑफिस सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े क्लाइंट्स आने की उम्मीद है, तो आपकी लोन बुक ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? पहले मैं आपका लास्ट का मैटर बताऊं। बड़े क्लाइंट हमारे पास छोटे से 1.5 करोड़ से लेके 4,444 करोड़ का बड़ा लोन भी है, और हम आगे उम्मीद करते हैं जितना भी बड़ा लोन हो हम लेंगे, और हम ज्वाइंट लेंडिंग करेंगे। कई सारे बैंक के साथ हमारा एमओयू हो चुका है। रिसेंटली हमने पीएनबी के साथ किया। पीएनबी एक बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सबसे भी हम कर चुके हैं। और आगे चल के बड़े बड़े लोन जो आएंगे उसमें ज्वाइंट लेंडिंग करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में हमारा एक्सपर्टीज है। बैंक से एटलीस्ट हमारा बेटर एक्सपर्टीज है, तो बैंक इस चीज को मानते हैं। बट बैंक के पास बड़ा नेटवर्थ है, बड़ा बैलेंस शीट है, तो बड़े लोन लेने का क्षमता वो लोग रखते हैं। लेकिन बड़े लोन लेने के लिए जो क्वालिटी इंटेलिजेंसी चाहिए वो हमारे पास है। तो हम इसको स्ट्रेटेजिकली एक सिनर्जिक बना करके करेंगे। जो आप गिफ्ट सिटी का बात कर रहे हैं, हमारे देश में भी आज जो सोलर मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास 20-25 साल का हमारा बरोवर है जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ है, वो आज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज भी उनका पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। उनका भी रिक्वेस्ट है कि साहब हम जब लगाने जाएंगे, एक्सपैंड करने जाएंगे, बहुत सारे पीएलआई में लिए हैं, प्लस पीएलआई के अलावा भी लोग लगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें दिख रहा है। तो जिसके चलते उनका मांग है कि आप हमें फॉरेक्स में लोन दीजिए, हम फॉरेक्स में सर्विसिंग करेंगे। ये छोटा मोटा वृद्धि नहीं है, 4.5% हेजिंग कॉस्ट होता है। आज अगर हम लेंडिंग करते हैं 8, 8.5 में, उसमें से 4.5 माइनस कर देंगे तो 4.5 हो गया, तो ऑलमोस्ट आधा लगभग हो जाएगा। आज देखिए जिस प्रोजेक्ट में आधा इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाए वो कितने जल्दी बैंकेबल हो जाएगा, और जो सरप्लस उस प्रोजेक्ट में निकलेगा उसको फर्दर रिन्यूएबल में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी मैच्योर्ड आरई प्लेयर है कंट्री में, वही जैसे सोलर में हो या विंड में हो, अभी हम आगे स्टोरेज के लिए जा रहे हैं ना, पंप स्टोरेज करेंगे, जो सोलर विंड अगर उसको कंबाइन करके करेंगे तो कंटिन्यूअस पावर मिलने का चांस रहेगा। जब कंटिन्यूअस पावर मिलेगा, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन करने जाएंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई जरूरी होगा, क्योंकि आरई पावर जब यूज होगा उसी को ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। अदरवाइज हाइड्रोजन तो आज भी हो रहा है। जी प्रदीप जी, बड़े प्लान्स में हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स पे क्या कुछ बड़े ट्रिगर्स रह सकते हैं, ये सब डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और क्विकली एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लें, क्योंकि पिछले 10 से 15 मिनटों में एक शार्प फॉल आते हुए हमने देखा है। यहाँ पे निफ्टी बैंक खास तौर से करीब 350 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। आप अगर इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में ही एक शार्प फॉल हमने देखा है। पिछले 15 से 20 मिनटों में निफ्टी फिलहाल 120 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। इसने जो 22,000 का स्तर था उसको डिसाइसिवली अब तोड़ दिया है। 21,928 ये स्तर आते हुए हमें दिख रहा है। कहाँ से प्रेशर आ रहा है निफ्टी बैंक में तो समझ लेते हैं क्विकली। पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये सभी हैवी वेट वाले काउंटर्स जो हैं इनमें एकाएक से फॉल आया है। और अब देखिए निफ्टी बैंक में करीब 400 अंकों की हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये तो रहा इक्विटी मार्केट्स का हाल। पर